inhuman torture and the killing of innocent people of Manipur. लंदन में मणिपुर को डिक्लेयर किया गया कि वो एक सेपरेट कंट्री है। नागालैंड अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, अपना सेपरेट प्राइम मिनिस्टर बना चुका है। इस समय मणिपुर में अगर आपको हर क्षेत्र में घूमना है तो आपको मुस्लिम ड्राइवर लेके ही घूमना पड़ेगा, क्योंकि वो हर क्षेत्र में जा सकता है। पहाड़ों में सब ईसाई हैं, वैली में हिंदू और मुसलमान। तो जो मैते एरिया से आप ड्राइवर लेके जाएंगे तो मैते ही नहीं आएंगे, पानगल आएंगे। अब वो दिखने में बिल्कुल मैते ही दिखते हैं। तो शीशा पुलिस वाला उतारता है, पूछता है कि तुम कौन हो, नाम क्या है। जैसे वो नाम बताता है अल्ताफ खान, तो कहता है जाओ। जो गवर्नमेंट इतनी प्रोएक्टिव दिखती है हर चीज में, जो कश्मीर में सॉल्व करती है, वो मणिपुर में फेल होती दिख रही है। जब अंग्रेजों ने भारत और बर्मा की जो बाउंड्री बनाई थी वो बहुत ही आर्बिट्रेरी थी। तो जो सबसे ऊंची माउंटेन है उसको रिज को लें, अगर पानी गिरता है, एक बूंद गिरी तो बूंद अगर इस साइड जाएगी तो वो बर्मा है, और बूंद अगर इस साइड जा रही है तो वहां से भारत है। मैं ऐसे 16-17 जगह जा चुका हूँ जिसमें आधा घर बर्मा में है, आधा घर इंडिया में। ओपन बॉर्डर है, तो आप यहाँ पर हमला करें और जरा सा कुछ भाग जाएं बॉर्डर के पार में, तो वहाँ आपको इंडियन आर्मी भी नहीं पकड़ सकती। प्रधानमंत्री को भी 2-3 साल लग गए, जो देश के उनके प्रधानमंत्री हैं। क्रिश्चियनिटी के लिए एशिया लास्ट फ्रंटियर है। यूरोप कन्वर्टेड, अफ्रीका कन्वर्टेड, नॉर्थ अमेरिका कन्वर्टेड, साउथ अमेरिका कन्वर्टेड, ऑस्ट्रेलिया कन्वर्टेड। 96 या 98 में जब पोप भारत आए थे तो दिल्ली में जाके उन्होंने हमारे छाती पर चढ़कर यह घोषणा की थी कि यह शताब्दी ईसाईयत के लिए एशिया की शताब्दी है, और उसके लिए उनका मानना था कि भारत को सीधे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ना कि चीन को। तो इसके बीच में एक टो होल्ड होना चाहिए, जो कि उत्तर पूर्व भारत में उन्हें मिल गया है। जो नागा पहाड़ है, जो रेंज है, उनको बैप्टिस्ट रिज बोलते हैं। तो अभी मैं नागालैंड में गया, कोन्याक एरियाज में हर जगह एक पत्थर पे लिखा हुआ था 75 ईयर्स ऑफ विक्ट्री ओवर इविल। इविल क्या? जो वहां के धर्म थे। और चर्च ये नहीं चाहती कि हिंदू अपने डेड बॉडी को जलाएं, उसका अंतिम संस्कार करें। तो वो क्या करते थे, अभी तक 10 साल पहले तक बांग्लादेश जाकर जलाते थे, क्योंकि बाउंड्री थी नहीं। वहां जाना इतना खतरा है कि आप एक लाश को जलाने जाएं और हो सकता है वहां से गोलियां चलें और 100-150 लोग और मर जाएं। तो उनकी स्थिति इतनी खराब है, जब किसी की मृत्यु होती है तो जो मैंने नदी बताई, तो ये रात को तैर कर जाते हैं, डेड बॉडी को लेकर पानी में चलकर जाते हैं, बीच के सैंडबैंक पे जाते हैं, जो बांग्लादेश है, नदी के पानी में से रेत को इकट्ठा करते हैं, उसका ढेर बनाते हैं। जब वो इतना ऊपर हो जाता है, उसके ऊपर लकड़ियां रखते हैं, वहां पर लाश को जलाते हैं। वहां पर सोचिए, एक चिता बराबर भूमि उन लोगों को, हिंदुओं को नहीं दी जा रही। ये भारत के स्टेट में हो रहा है। तो जब आप ऐसे गाँव में जाते हैं तो वहां पर आप बताते हैं कि आप भारतीय हैं। नागाज वर नेवर इंडियंस, नागाज आर नॉट इंडियंस, नागाज नेवर विल बी इंडियंस। ये कोहिमा की कैपिटल में बाहर फिजो मेमोरियल के ऊपर लिखा हुआ है। बहुत बड़े तबके मैतेईस के कहते हैं कि मैतेईस आर नॉट इंडियंस। तो हम उनको जबरदस्ती क्यों अपने साथ मिला रहे हैं? पंकज जी नमस्ते। नमस्ते। आपका एक बार फिर से हाइपर क्वेश्चन पर स्वागत है। और अभी आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ जानने को है, क्योंकि जब भी मैं आपसे मिला हूँ तो हमारा कॉन्वर्सेशन कुछ भी हो रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने नॉर्थ ईस्ट की बात की है, चाहे हम धर्म की बात करें, हिस्ट्री की बात करें। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि मणिपुर का जो इशू है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। इंटरनेट पर वीडियोस आती हैं, न्यूज़ आती है, लोग वहाँ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्री करते हैं। लेकिन आप वहाँ पर बहुत समय बिताए हैं। आप जाते हैं, 20 दिन रुकते हैं, 25 दिन रुकते हैं। केवल मणिपुर ही नहीं, नागालैंड है, बहुत ढेर सारी जगहों पर आपने समय बिताया है, लोकल से आप मिले हैं। हाँ जी। और नॉर्थ ईस्ट, मेरे साथ या फिर जो जनमानस है, वो ये इतना जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट बहुत सुंदर जगह है। क्योंकि मैं जब कॉलेज से निकला और उसके बाद जैसे ही मैंने जॉब ज्वाइन की, तो सबसे पहले मैं और मेरा दोस्त यहाँ से हमने फ़्लाइट ली और हम शिलोंग चले गए। हाँ। तो वहाँ पर बहुत सुंदर वादियाँ हैं, हम देखते हैं, हल्की हल्की बारिश होती रहती है। तो वहाँ से एक्सपीरियंस लेके जब हम लौटे तो हमारा ये है कि बहुत सुंदर जगह है। लेकिन जब अभी न्यूज़ में हम इतनी चीज़ें पढ़ते हैं, और मुझे 2019 की एक जो न्यूज़ थी कि लंदन में मणिपुर को डिक्लेयर किया गया कि वो एक सेपरेट कंट्री है, और इस तरह की चीज़ें जब चलती हैं कि अपने ही देश के अंदर कई देश चल रहे हैं, कि नागालैंड अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, आसाम में भी कुछ ऐसा है, मणिपुर भी अपने आप को डिक्लेयर कर चुका है, अपना सेपरेट प्राइम मिनिस्टर बना चुका है। तो बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। अगर प्रॉब्लम्स हैं उनको, तो हम उनको ज़बरदस्ती क्यों अपने साथ मिला रहे हैं? क्या ये ज़बरदस्ती है किसी के साथ, अगर वो चाहते हैं इंडिपेंडेंट रहना, या फिर कुछ और तत्व हैं उसमें?
तो चूंकि मणिपुर की बात हो रही है और प्रधानमंत्री को भी 2-3 साल लग गए, जो देश के उनके प्रधानमंत्री हैं उनको 2-3 साल लग गए वहाँ जाने में, तो क्या इश्यूज़ हैं मणिपुर की थोड़ी हिस्ट्री बताइए। देखिए, मणिपुर का इतिहास जानने से पहले थोड़ा सा हमें पूरे जो भारत का उत्तर पूर्व जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेना, और इतिहास से पहले थोड़ा भूगोल जान लेना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि उसके भूगोल से उसका इतिहास, हर स्थान का, क्षेत्र का भूगोल और इतिहास का जो नाता है वो बहुत गहरा होता है। मेरे गुरु कहा करते थे कि भूगोल भाषा है इतिहास को जानने की, तो उस भाषा को जाने बिना आप वह विषय नहीं जान सकते। तो इसलिए भूगोल बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर पूर्व का जो भूगोल है वो पूरे विश्व में इस प्रकार की विरली जो प्रकृति है, जो भूगोल है वो और कहीं नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ इसमें कैसा है कि भारत, अगर आप प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करें कि किस तरीके से जो धरती की सतह है वह एक स्थिर नहीं रहती, कुछ टुकड़े हैं इसकी सतह में कई सारे जो मूव करते रहते हैं, जो इधर से उधर जाते रहते हैं, और कुछ 65 मिलियन ईयर्स अगो भारत एक अलग द्वीप था, टुकड़ा था। अफ्रीका जो अब है, अफ्रीका मडगास्कर से ये जुड़ा हुआ था, वहाँ से टूट के निकला और ऊपर जाके जो आज एशिया की पट्टी है उससे टकराया, जिससे कि हिमालय का निर्माण हुआ। तो इसमें कई घटनाएं हुई इसके साथ में, मतलब ये जब हम इसकी बात करते हैं तो अभी भी यह प्रक्रिया चल रही है। हर वर्ष कुछ सेंटीमीटर मिलीमीटर जो है वो ऊपर उठता है, इधर उधर जाता है, ये सब होता चलता रहता है। परंतु एक तो हिमालय जो उठे तो तिब्बत का पठार भी उसी से बना, क्योंकि वो पठार बनने के लिए वो टकराना आवश्यक था। तो भारत की जो प्लेट है नीचे जा रही है, क्योंकि ये भारी प्लेट है, और जो एशिया की प्लेट है हल्की प्लेट है, तो वह ऊपर रह रही है, इसलिए वह ऊपर उठ गई। तो पहले तो कोल्ड डेजर्ट का क्रिएशन, ऐसे पूरे विश्व में इतने बड़े कोल्ड डेजर्ट बहुत कम है। जो ताकला मकान उधर, जो गोबी सिंकियांग जो प्रांत है, और फिर तिब्बत का जो प्रांत है, इनका ऊपर उठना, दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ बनना, और ऐसे जिसको हम कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इस तरीके से वहाँ वो बनना, भूमध्य रेखा के पास में बनना बहुत विचित्र था। तो सबके कारण से भारत ये बना। अब इसमें ये सारी प्रक्रियाएं आप इसको 100 गुना कर लीजिए, कई गुना कर लीजिए, उत्तर पूर्व में होती है। जैसे अगर आप देखेंगे कि जो सेंगपो है, जो तिब्बत में जो नदी है, जो भारत में आके ब्रह्मपुत्र बनती है, हालांकि हमारा जो हिंदू शास्त्र हैं वे मानते हैं कि ब्रह्मपुत्र, जिसको असम में लोहित बोलते हैं, उसको ब्रह्मपुत्र तो कुछ शास्त्र में कहा गया है, वो असम का जो भाषा है, असमी भाषा है, उसमें वो लौहित्य उसके बारे में कहते हैं, उसको कहते हैं। तो उसका जो आरंभ है वह अरुणाचल के अंदर, भारत के अंदर ही माना जाता है। तो तिब्बत से एक धारा उसकी निकलती है, भारत में आती है, फिर भारत से एक और धारा निकलती है, जो लोहित है, वह असम में आती है। और अरुणाचल जो है, अरुणाचल चीन को इसलिए भी चाहिए क्योंकि ब्रह्मपुत्र का जो अभी बहुत चर्चा अब तो प्रचलित हो गया है कि 70 से 80% ब्रह्मपुत्र का जो पानी है वो अरुणाचल के अंदर ही बनता है। बनने का मतलब है कि जो बादल आते हैं समुद्र से, जाते हैं, तिब्बत तक नहीं जा पाते हैं, अरुणाचल के पहाड़ों से टकरा के वहाँ वर्षा होती है, वो सारी की सारी ब्रह्मपुत्र में आती है। तो अगर चीन बांध बना के एक बूंद भी पानी भारत में नहीं आने देगा तो 20% ही पानी कम होगा ब्रह्मपुत्र के अंदर। तो इसलिए अरुणाचल बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए ये जो उसका भूगोल है वह इतना विचित्र है। मेघालय अगर आप देखें तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, वैसे गंगा को 34वें 35वें नंबर की नदी है पूरे विश्व में, कोई बहुत लंबी नदी नहीं है अगर विश्व की उससे देखा जाए, परंतु उसका जिसको वाटर लोड कहते हैं, ब्रह्मपुत्र के साथ मिलके दुनिया का नंबर 1 है। जो सिल्ट लोड है, जो सिल्ट, जो ये मिट्टी, और दूसरा ये जो इरोजन करके बायो मटीरियल जो आता है, जैसे पेड़ पौधे पशु, ये जो नदी जो बहा के ले जाती है, वह विश्व में नंबर 1 गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का है, दूसरा अमेज़न का है। अमेज़न जैसी रिवर भी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से पीछे है उसमें। तो जो पूरा बांग्लादेश है ये उसके सिल्टिंग प्रोसेस से ही बना है। आज भी आप उस सिल्टिंग प्रोसेस को देख सकते हैं, और जैसे जैसे आगे जाते जाएगा ये सिल्ट आगे ये जो बांग्लादेश है, जो अब बंगाल और बांग्लादेश है, उसकी भूमि और आगे बनती जाएगी। तो होता क्या है कि यहीं पर बांग्लादेश बहुत छोटा सा है। अगर आप देखें समुद्र से ऊपर भारत में आए, जो वेस्ट बंगाल का पार्ट है, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, और उसके ऊपर भूटान और सिक्किम जो आते हैं, वहाँ जो बिल्कुल हिमालय के पहाड़ हैं, और समुद्र बहुत ही कम
दूरी है। तो बहुत वेपर बनता है, एकदम जाके ऊपर टकराता है। और देखिए मेघालय तो ऐसा है कि वो बादल चले नहीं और तुरंत मेघालय आ गया। और मेघालय आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश के ऊपर एक छत जैसी है। जिस प्रकार से आप जो हमारे अगर हम किचन टॉप पे आप खाना बना रहे हैं तो ऊपर जो चिमनी लगी रहती है, मेघालय उस तरह का है। तो सारा का सारा पानी आके वो जो वेपर आके मेघालय से टकराता है। और क्योंकि वो लो हिल्स है, अब देखिए कितना अद्भुत सौंदर्य क्या है उत्तर पूर्व का, वो बहुत हाई हिल्स नहीं है। अगर हिमालय जितना हाई ही होते तो सारा उसके आगे पानी नहीं जा पाता, परंतु मेघालय में सारा बरसता है खूब सारा, क्योंकि हिल्स तो हैं। पर उसके बाद वो फिर क्योंकि लो हिल्स है उसको पार करके ब्रह्मपुत्र वैली में आ जाता है। और ब्रह्मपुत्र वैली में थोड़ा फिर बरस के, लेकिन वहाँ फिर वेपर आ रहा है क्योंकि वहाँ ब्रह्मपुत्र बह रही है, और फिर आगे जाके वो अरुणाचल से टकराता है और सारा का सारा पानी फिर यहीं सर्कुलेट होता रहता है। तो इस प्रकार की बड़ी सुंदर वैली है। अब ब्रह्मपुत्र में अगर आप कहीं भी पूरे उसके दूरी में आप खड़े रहें, असम में आप कहीं भी खड़े हो जाइए, पूर्व को फेस कीजिए तो आपको सीधे हाथ नागालैंड के पहाड़ देखेंगे और उल्टे हाथ पे आपको अरुणाचल के पहाड़ देखेंगे। एक स्थान पर जाएंगे तो एक उल्टे हाथ पे मेघालय के पहाड़ देखेंगे, सीधे हाथ पे भूटान अथवा अरुणाचल के पहाड़ देखेंगे। वो इतनी नैरो वैली है। पूरे असम को हम मान सकते हैं ब्रह्मपुत्र का फ्लड प्लेन है, कि बस जब बाढ़ आती है तो बाढ़ पूरा वो वैली कवर कर ले, लगभग इतना ही यह असम है। तो ये इनका भूगोल है, बड़ा इंटरेस्टिंग भूगोल है। तो इसी में नागालैंड और मणिपुर भी आते हैं। तो अगर आप पूरे ये जो उसका मानचित्र देखें अभी, तो ऊपर से पहाड़ आ रहे हैं जो हिमालय की रेंज है अरुणाचल में, फिर राउंड ऑफ होते हैं अरुणाचल, आप देखते हैं पूरा राउंड ऑफ होके साउथ अरुणाचल भी आता है जिसमें तेराप, लोंगडिंग, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट है। फिर नागालैंड के बाद मणिपुर के बाद मिजोरम, और इस तरीके से फिर उसके बाद त्रिपुरा, मेघालय, ऐसा पूरा ये राउंड ऑफ होता है। तो ये रिंग ऑफ माउंटेन्स जो है वो पूरा असम को चारों ओर से घिरे हुए 2 लेयर्स हैं। इसमें मणिपुर और भी अद्भुत है कि जिस प्रकार से ब्रह्मपुत्र की जो वादी है 2 पहाड़ी माउंटेन रेंजेस के बीच में है, मणिपुर की जो वादी है, आप अगर बर्मा से उठेंगे तो आपको फोल्ड ऑफ माउंटेन्स जो है वो दिखेंगे सडनली बीच में। और वो वादी इतनी छोटी है कि आप ऊपर प्लेन से जब उतरते हैं तो पूरी वादी, इम्फाल की, मणिपुर की जितनी वादी है, आपको प्लेन की खिड़की से पूरी वादी दिखती है। तो सडनली 4 माउंटेन्स आ रहे हैं और वादी के बाद फिर से माउंटेन्स कंटिन्यू हो रहे हैं जो असम के प्लेन तक जा रहे हैं। बीच में एक छोटी सी वादी खुलती है जो कि इम्फाल वैली है, जहाँ पर मैतेई हिंदू कम्युनिटी रहती है। और उनकी कथाओं में ये झलकता है। अगर आप मैतेई जो मणिपुरी कथाएं देखें तो इम्फाल उनकी जो नगरी है, जो जहाँ पर इनके राजा रहते थे, उसमें उनके इम्फाल के मध्य में कंगला फोर्ट है, जो कोई भी जाए तो इससे अद्भुत स्थान भारत में बहुत कम है। वह उनका राजनीतिक, उनका धार्मिक, आध्यात्मिक सब तरह के केंद्र थे। वह एक पूरे यंत्र पर बनाया गया है। आप उसका अगर नक्शा देखें तो वो जो नक्शा, जिस तरह से हमारे यहाँ श्री यंत्र और दूसरे यंत्र बनाए जाते हैं वो अलग यंत्र है, परंतु पूरा यंत्र उनके जो देवी देवता हैं उनके नाम पर, पाखंबा एक हैं जो स्नेक गॉड्स एंड गॉडेसेस से हम उनको कह सकते हैं। तो एक पूरा नक्शा बनाया हुआ है, कंगला फोर्ट पूरे इस नक्शे पर है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ यंत्र के एक एक नोड पर एक एक देवता और इस तरह हम बांधते हैं, उसी तरीके से वो बांधा हुआ है। अगर कंगला फोर्ट के बीच में खड़े होते हैं तो आज भी इम्फाल में इतना आधुनिक कंस्ट्रक्शन होने के बाद आप चारों ओर जहाँ भी देखेंगे तो आपको पहाड़ियाँ दिखेंगी। यानी इम्फाल वादी के बीच में आप कहीं भी खड़े होंगे, वो वादी इतनी छोटी है, चारों ओर पहाड़ी दिखेगी। और कंगला का मतलब ही है, कंगला पाक का मतलब ही है कि सूखी लैंड। ये पहली ऐसी लैंड थी ये मणिपुर वैली में जो पहले सूखी। तो यहाँ पर उन्होंने अपना किला बनाया, यहाँ पर उन्होंने अपनी जो राज्य है उसको स्थापित किया, और वहाँ से फिर उनका जो इतिहास है वह आगे बढ़ने लगता है। तो आप देखिए कि वह छोटा सा राज्य है। अब तो बहुत राजनीतिक समस्या हो गई है, परंतु इम्फाल से अगर आप रोड अच्छी बनाए जाएं तो मणिपुर के किसी भी कोने में आप 2 से 3 घंटे में जा सकते हैं। सारे कोने में 2 से, अभी तो ऐसा है कि कुछ कुछ ऐसे स्थान हैं जहां 12 घंटे 20 घंटे में भी नहीं आप पहुंच सकते क्योंकि रोड ही नहीं है। परंतु अगर रोड बनाई जाए और विकास हो तो आप 2 से 3 घंटे में मणिपुर के हर कोने में, इम्फाल डेड सेंटर है मणिपुर का। उसको मणिपुर कहते भी इसलिए, ऊपर से देखें चारों ओर पहाड़ों का रिंग, बीच में छोटी सी वादी, इसको वो मणिपुर बोलते हैं। तो उनके जो अगर आप ग्रंथ देखें, जो इनके जो रिकॉर्ड्स हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, पोयाल कहते हैं उनको, तो उनको अगर आप देखें तो उसमें जो इतिहास है तो उसमें राजा गोल्फ का आविष्कार भी वैसे मणिपुर के अंदर ही हुआ है। तो अगर आप मणिपुर की धरती देखें तो उसमें वैसी वेटलैंड्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं, और यहाँ के अंदर ही यहाँ के राजाओं को बहुत पसंद था। जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने इसको फिर वो इंटरनेशनलाइज किया।
तो कंगला फोर्ट के अंदर विश्व का पहला गोल्फ कोर्स आज भी है, तो लोग देखने जाते हैं उसको। अभी उसको हेलीपैड में बदल दिया गया है, गोल्फ कोर्स अलग भी बनाए हैं, पर गोल्फ का आविष्कार भी वहाँ हुआ। तो उसमें बीच में एक फ्लैटलैंड है, चारों ओर पहाड़ है, राजा जो हैं वो खेल रहे हैं और उनके जो सर्विटर्स हैं वो उनको वो गेंद ला के दे रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने राज्य की अवधारणा की थी कि जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है पहाड़ हैं, यहाँ जितने लोग रहते हैं वह सब मणिपुरी सत्ता के अधीन आते हैं। अब जो हम डिवीज़न ये देख रहे हैं मैतेई कुकी, ये इतने कठोर पहले नहीं थे, क्योंकि मणिपुर में वे सबको मणिपुरी ही कहते थे। राजा का कहना था ये सब मणिपुर है, उसमें अलग अलग कुछ नागा हैं और अलग अलग उनके नाम थे, परंतु सबको मणिपुर राज्य का उनके नागरिक होने का दर्जा दिया गया था। परंतु मैतेई कुकी ये क्या है? मैतेई जो वादी में रहते हैं वो मैतेई हैं। अच्छा। जैसे जनजाति कहते हैं, मैं उस शब्द को बहुत ठीक नहीं मानता, एक समुदाय, अगर हम एक न्यूट्रल सा शब्द उसका प्रयोग करें तो समुदाय। तो वादी में जो समुदाय रहते हैं उनको मैतेई बोलते हैं, जो कि हिंदू है, उनका धर्म मुख्यतः हिंदू है। उसमें से कुछ ईसाई भी हो गए हैं, कुछ मुसलमान हैं, परंतु मुख्यतः हिंदी है, जो हिंदू हैं। जो पहाड़ों में रहते हैं उसमें दो प्रमुख समुदाय हैं, नागा और कुकी। तो उत्तर मणिपुर के पहाड़ नागा, दक्षिण मणिपुर के पहाड़ जो हैं वो कुकी हैं। वे सब लगभग 100% अब ईसाई हो चुके हैं। तो मणिपुर की स्थिति ये है कि बीच की वादी जो है वो लगभग हिंदू है और चारों ओर जो है 100% इंसर्कलमेंट है क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ का। तो ये बात की स्थिति है, लेकिन ये डिवीज़न इतने पहले नहीं थे। चर्च के आने के बाद जब अंग्रेज़ आए और उन्होंने अपनी सत्ता को स्थापित किया, उसके बाद इनर लाइन परमिट उन्होंने लगाया। इनर लाइन परमिट आज भी अगर आप मणिपुर जाएंगे तो आप ऐसे ही नहीं घुस सकते, जबकि हम भारतीय हैं, लेकिन भारत के राज्य में जाने में आप ऐसे ही नहीं घुस सकते, आपको एक परमिट चाहिए होता है उन राज्यों में जाने के लिए। तो ये मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, इन चारों राज्यों में आपको परमिट चाहिए जाने के लिए, जबकि हम भारतीय हैं, दूसरे राज्य के वालों के लिए परमिट चाहिए। ये अंग्रेज़ों ने चालू किया था। तो इसमें परमिट लाके उन्होंने हिंदू साधुओं को और हिंदुओं को जाने से वहाँ रोका और क्रिश्चियन मिशनरीज़ को वहाँ छोड़ा। उसके बाद ये प्रक्रिया हुई, वो एक अलग वो किस्सा है। लेकिन अगर हम भूगोल और इतिहास की बात करें तो ये है, इनके जो ओरिजिन है, उत्पत्ति कहाँ से है, तो कहते हैं कि एक स्थान तो हम नहीं मान सकते, परंतु अगर उनकी भाषा अगर आप देखें तो दोनों जो हिंदू समुदाय हैं मैतेई और जो ईसाई समुदाय नागा कुकी हैं, वे सब कहीं आज जो चीन यूनान जो प्रांत है, इधर से सिचुआन यूनान प्रांत से कहीं वो जब डिस्टर्बेंस हुए होंगे तो आए और फिर तिब्बतो बर्मन उनकी भाषा को गिना जाता है, तो बर्मा से होते हुए फिर भारत में आए हैं। तो इनका जो ओरिजिन है रेस का, अगर आप एथनिसिटी कहें तो वो तो सिचुआन यूनान में अगर आप कहीं कहेंगे, परंतु उनका बड़ा गहरा नाता है हिंदू धर्म से और हमारे धर्म ग्रंथों से। हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मैतेई हिंदू हैं? क्या चीज़ें हमें ऐसी मिलती हैं? क्योंकि उनके यहाँ विष्णु की पूजा है, अच्छा, शक्ति की पूजा है, शिव की पूजा है, राम की पूजा है, कृष्ण की पूजा है। वो कृष्ण के बहुत भक्त हैं। अच्छा, हाँ, तो कृष्ण के मंदिर जो उनका जो गोविंद देव मंदिर है इम्फाल के अंदर, तो वह जगन्नाथपुरी जैसे जो धाम है, ऐसे ही मूर्तियां हैं वहाँ पर जिनकी पूजा होती है। तो मतलब वहाँ पर मंदिर हैं? हाँ, और ये वही भगवान है जो? हाँ हाँ हाँ, तो मतलब उनके अपने भी भगवान हैं, परंतु विष्णु, शिव, शक्ति ये सब भी है। अच्छा, तो यहाँ से जैसे हम कामाख्या देवी की बात सुनते हैं तो लोग जाते हैं तीर्थ पर, तो मणिपुर या नागालैंड भी तीर्थ पर लोग तो जाते नहीं हैं। तो इस हिंदू कम्युनिटी से तो हम पूरी तरह कटे हुए हैं। ये बड़ा रोचक प्रश्न है। देखिए, ये हम 7वीं शताब्दी तक हम बहुत जाते थे वहाँ पर। अच्छा, 7वीं शताब्दी तक मणिपुर की तीर्थ यात्रा बहुत होती थी। और जो आज के जो मंदिर हैं, ऐसा बोला जाता है 7वीं 18वीं शताब्दी में गोस्वामी, जो ये गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है, उसके कुछ शाखाएं मणिपुर के अंदर गईं और उन्होंने जो विष्णु पूजा, कृष्ण पूजा को और अधिक प्रचलित किया उधर, जो पहले से था, परंतु उसकी जो विधि विधान है उसको और प्रचलित किया। तो वहाँ पर 18वीं शताब्दी तक, 19वीं शताब्दी तक की बहुत सारे हम लोग जा रहे हैं, जो आज मेनलैंड है, यहाँ से हम जा रहे हैं, पूरे उत्तर पूर्व में जा रहे थे, पर मणिपुर में तो हमारा बहुत ध्यान था और हम बार बार जा रहे थे। परंतु यह जब अंग्रेज़ों की संधि हो जाती है मणिपुर राजा के साथ, गंभीर सिंह के साथ, और बर्मा के साथ जो वॉर होते हैं, उसमें बर्मा ने बीच में शासन किया था मणिपुर के ऊपर। अच्छा, तो उससे बचाने के लिए अंग्रेज़ हमारे देश में ऐसे ही आए कि 2 राज्य लड़ रहे हैं भारत के, और 2 राज्य लड़ने में, बचाने के, बीच बचाव करने में, दोनों को ही वो रूल करने लगते हैं। इस तरह की स्थिति आती है। तो बर्मा को भी उन्होंने रूल किया और मणिपुर को भी रूल किया। उसके बाद स्थिति बदलने लगी। एक बार जब ब्रिटिश ने, जबकि उन्होंने यह घोषित किया कि मणिपुर एक स्वतंत्र राज्य है,
तो मणिपुर को सीधे ब्रिटिश डोमिनियन रूल, इट वाज अ प्रिंसली स्टेट, जो ये कहते हैं हमारे जो 500 से अधिक जो प्रिंसली स्टेट थे, 565 पूरे भारत और पाकिस्तान मिला के तो थे, उनमें से एक प्रिंसली स्टेट मणिपुर था। परंतु उसके बाद भी उनका बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल मणिपुर के ऊपर रहता था। तो उस समय में ब्रिटिश काल में हिंदुओं का वहाँ आना जाना बंद हो गया। उससे पहले देखिए कि उनका जो हमारे यहाँ से भी बहुत लोग जा रहे हैं, जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के जो पुजारी हैं वो वहाँ बहुत जा रहे हैं। कृष्ण पूजा को जो पद्धति बंगाल और असम में होती है, उस तरह की कई पद्धतियाँ वहाँ पुनः प्रचलित करते हैं, बहुत सारे मंदिर बनाते हैं और उन प्रथाओं को और आगे बढ़ाते हैं। ये प्रक्रिया 19वीं शताब्दी तक चल रही है। ये अंग्रेज़ों के आने के बाद समाप्त होती है और उसके बाद हम भूल जाते हैं कि ये ऐसा क्या है। वरन अगर ऐसा नहीं होता तो वहाँ पर हम महाभारत की इतनी जो कथा है वह इतनी प्रचलित नहीं होती। तो हमारा नाता तो बहुत था, परंतु ये अंग्रेज़ों ने उस डोर को तोड़ दिया और अब हम एक विस्मृति में हैं कि नहीं, ये तो नॉर्थ ईस्ट कुछ विचित्र है। अब उसका जो दूसरा धड़ा आता है कि फिर स्वतंत्रता के बाद क्यों नहीं किया हमने। तो स्वतंत्रता में हुआ ये था कि लगभग उत्तर पूर्व, ये बहुत कम लोगों को पता है, उत्तर पूर्व लगभग पाकिस्तान के पास चला गया था, क्योंकि ये जो चिकन नेक, ये इसकी समस्या ही नहीं होने देना चाहता था जिन्ना। मतलब ये हमारी समस्या है, परंतु जिन्ना का ये आर्ग्यूमेंट था कि बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान में पूरा नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। तो क्योंकि बंगाल का बंटवारा हो रहा था और पहले असम बंगाल का पार्ट था, और उनके प्रोविंसेस के जो तुलना थी, तो उसमें जब ईस्ट बंगाल हुआ तो उन्होंने कहा लॉजिकली, ज्योग्राफिकली तो पूरा नॉर्थ ईस्ट उसमें होना चाहिए। इसमें दो व्यक्तियों की बहुत भूमिका थी। जो बोरदोलोई, जो असम के बहुत बड़े नेता थे, वो गोपीनाथ बोरदोलोई, और गांधी जी ने इसमें बहुत सहायता की। अगर उस समय गांधी जी इतनी लॉबिंग नहीं करते तो हो सकता है कि उत्तर पूर्व जो है भारत का भाग नहीं रहता। तो बहुत लड़ने के बाद जो है उत्तर पूर्व भारत का भाग रहा। परंतु हम जानते हैं कि उसके बाद हमारी स्थिति कैसी हुई। पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाइयाँ हुई। जब तिब्बत पे चीन ने चढ़ाई की और हमने तिब्बत में दलाई लामा और उनकी तिब्बतन समुदाय को हमने जब शरण दी, तो चीन हमारा शत्रु हो गया। और चीन के शत्रु होने के बाद हुआ क्या कि उत्तर पूर्व में चीन ने हथियार और जो विचारधारा और धन सप्लाई करके आतंकवादी संस्थाएं वहाँ बनाना आरंभ कर दी। केवल चीन ने ही नहीं की, पाकिस्तान इसमें रियल ट्रेनिंग करता था, क्योंकि उसको सीधे नहीं मिला था। तो ट्रेनिंग पूरी, उस समय तो ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश, आज भी वहाँ पर बहुत आतंकवादी संस्थान शरण पाते हैं, पर उस समय तो ठीक वो स्टेट का डायरेक्ट प्रोटेक्शन था। तो आप सोचो कि बांग्लादेश का अगर आप नक्शा देखें, मानचित्र देखें, तो बांग्लादेश कितना छूता है, पूरे नॉर्थ ईस्ट को छू रहा है। तो आप यहाँ पर हमला करें और जरा सा कुछ भाग जाएं बॉर्डर के पार में, तो वहाँ आपको इंडियन आर्मी भी नहीं पकड़ सकती, उसका भी वहाँ नहीं चलता है। तो पाकिस्तान पूरी रियल ट्रेनिंग करता था, चाइना आर्म्स और बाकी सब सप्लाई करता था, और इसमें यूएस और वेस्टर्न लॉबीज भी घुस गए थे। एक तथ्य ऐसा है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में 250 से 300, जिनको अब इस पे विवाद भी हो सकता है, तो आतंकवादी अथवा मिलिटेंट, जो, तो मैं सबको टेररिस्ट नहीं कहूंगा, टेररिस्ट और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस वहां एक्टिव हैं। दुनिया की हाईएस्ट डेंसिटी है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, इतनी पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो इस पर हम आगे आएंगे कि ऐसा क्यों है। परंतु सीधे जो स्वतंत्रता के बाद उत्तर पूर्व में इतनी कठिनाई आई, एक तो वहाँ पर कोई व्यवस्था पहले नहीं थी, क्योंकि पहले क्या था, जो आज बांग्लादेश है अगर आप देखें तो वहाँ से सारा रोड और एक्सेस था। तो कभी ऐसा सोचा नहीं गया था कि इसको चिकन नेक से होके ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन जब स्वतंत्र भारत हुआ और उस समय हमारे पास संसाधन भी कम थे और इस सरकार का बहुत वहाँ पर फोकस भी नहीं था, तो उसमें वो संसाधन नहीं बन पाए। तब तक चीन का आक्रमण हो गया और फिर विजडम ये हुई कि हम अगर रोड बनाएंगे तो चीन आ जाएगा उसमें, तो इसलिए हम रोड ही नहीं बनाते हैं। तो वहाँ कोई विकास जानबूझकर भारतीय सरकार ने नहीं किया। तो ये केंद्रीय सरकार का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो पहला ये। दूसरा कि असम में जो स्थिति होने लगी, असम में 20वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकरेज किया कि असम खाली है और असमीज खेती नहीं करना चाहते, ऐसा उनका, क्योंकि ये रेसिस्ट बहुत थे, तो ऐसे रेसिस्ट अजम्पशंस बहुत करते थे। तो उन्होंने कहा कि असमी आलसी होते हैं, इनको खेती नहीं करनी होती है। अब उसका जो असलियत है वो यह है, यथार्थ यह है कि मैंने बताया कि ब्रह्मपुत्र लगभग पूरा फ्लड प्लेन है। एक समय ऐसा आता है कि घुटनों तक पानी पूरे आधे से अधिक आपको क्षेत्र में मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की प्रकृति ही ऐसी है, वो एक समय 6 महीने फ्लड करेगी, 6 महीने नहीं करेगी। वहाँ पर एक शब्द प्रयोग करते हैं, नदी के बीच में चर बनते हैं।
चर मतलब नदी आई, एक बार आए, बाढ़ आया और उसने एक आइलैंड बनाया। अब आइलैंड बनाया, वो बहुत उर्वर है, वहाँ पर 6 महीने खेती की। 6 महीने खेती करने जब वो भाटा आ गया, जब पानी हट गया, और 6 महीने जब वो फिर से जब उसमें नदी में पानी आएगा तो लोग वहाँ से छोड़ के चले जाते थे। तो हमेशा नोमैडिक कम्युनिटी से रहती थी कि जब फ्लड आता था तो वो पहाड़ों की तरफ जाते थे और वहाँ पर कुछ करते थे। जब फ्लड हटता था 6 महीने तो वो नीचे आते थे और इन चरों पर जो है खेती करते थे। तो इसमें परमानेंट सेटलमेंट्स बहुत कम थे असम के अंदर। इस प्रकार से कुछ नगर थे परंतु परमानेंट सेटलमेंट कम थे। अंग्रेज़ों ने ऐसे कहा कि ये तो असमीज़ आलसी होते हैं, ये इनको खेती नहीं आती, इन्हें तो बस भात चाहिए, वैसे भात के बाद संतुष्ट रहते हैं। और लेकिन बंगाली जो है ये कौम ये बड़ी अग्रेसिव है। तो इन्होंने मैमन सिंह, जो आज बांग्लादेश का जो जिला है, स्टेट है, मैमन सिंह और एक दो वहाँ से मियाँ मुसलमान जहाँ के प्रसिद्ध हैं, उनको बसाना चालू किया असम के अंदर। तो यह अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी। स्वतंत्रता के बाद क्योंकि नेहरू जी सेकुलर थे और उन्हें इस चीज़ से कोई अंतर ही नहीं पड़ता था इस बात से कि वहाँ पर ये वाले मुसलमान हैं अथवा कोई हिंदू हैं, तो उन्होंने इसको रोकने का प्रयास नहीं किया। और असम के अंदर ये बहुत अराजकता फैलने लगी क्योंकि उनका कहना था कि बांग्लादेशी मुसलमानों को हमें इनको बाहर हटाना है। और ये जो इन्होंने हमारा पूरा आज भी बहुत समस्या और भी आगे बढ़ गई है, ये पूरा उन्होंने ले लिया है, ये सही नहीं है। तो इस तरीके से असम में अराजकता पहले से ही थी। फिर मणिपुर के अंदर क्योंकि वो प्रिंसली स्टेट था, तो प्रिंसली स्टेट में भी बाद में थोड़ा सा एक्सेशन लेटर साइन किया उन्होंने, एकदम 1947 में नहीं किया है, कुछ महीने कुछ समय बाद किया है। तो वहाँ पर भी अराजकता का एक स्कोप था। इसी तरीके से नागालैंड में जब हम स्वतंत्र हुए हैं तो 40 से 45% नागा कन्वर्ट हो चुके थे क्रिश्चियनिटी में, 100% नहीं था। जब भारत स्वतंत्र हुआ है तो मिजोरम असम का पार्ट था, अलग से स्टेट नहीं था, पर मिजो लगभग 90% 1947 में भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्टेड थे। तो केवल एक ही राज्य जो आगे जाके भावी राज्य बना वो लगभग कन्वर्टेड था। नागा 40 से 45 थे, पर आप 40 से 45 में ही समझ सकते हैं कि वो एक बड़ी मेजॉरिटी, यूनाइटेड मेजॉरिटी जैसे वो बिहेव कर सकते थे। तो वहाँ से ये आया कि नहीं, हम इंडियन नहीं हैं। और ये अंग्रेज़ों ने उनको सजेस्ट किया कि नागाज कहते हैं नागाज वर नेवर इंडियंस, नागाज आर नॉट इंडियंस, नागाज नेवर विल बी इंडियंस। ये कोहिमा की कैपिटल में बाहर फिजो मेमोरियल के ऊपर लिखा हुआ है। ये शुद्ध बड़े अच्छे से उन्होंने उसको वहाँ लिखा हुआ है। ये स्टेट, इंडियन स्टेट की कैपिटल के अंदर यह लिखा हुआ है। और ये वो अपनी चिट्ठियों में भी लिखते हैं कि भारत कभी भी नागालैंड को जीत नहीं सकता था, ये तो अंग्रेज़ों ने जीता। पर ये लाइन जो है अंग्रेज़ों ने ही उन्हें सजेस्ट की, क्योंकि क्रिश्चियन हेमनडॉर्फ एक बहुत बड़े लेखक हैं जिन्होंने नागा विलेजेस में रह के उनका अध्ययन किया है, सबसे पहले उन्होंने ये कहा था। तो नागाओं को भड़काने के बाद वहाँ पर ऐसे कि हम सेसेशनिस्ट मूवमेंट अलग, एक नागालैंड एक अलग देश बन सकता है, यहाँ हुआ। और इन सब को हथियार प्रदान करने के लिए पूरे विश्व के वेस्टर्न क्रिश्चियन लॉबी, चाइना, पाकिस्तान, सब एक साथ यहाँ आ गए। तो इसमें त्रिपुरा में भी क्या स्थिति है कि बंगाली हिंदू एक कम्युनिटी है जो अब मेजॉरिटी है, 70% से ऊपर है, और वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं वो लगभग 28 से 30% हैं। तो उनके और बंगाली हिंदुओं के बीच में लड़ाई कराना, उनके लिए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करना। मेघालय में 3 मुख्य कम्युनिटी, खासी, जंतिया, गारो, तो इसमें से अलग अलग क्रिश्चियनाइजेशन के परसेंटेज हैं, वहाँ पर करना। तो ये सबको हवा पाकिस्तान रेडी उसको ट्रीटमेंट देता था, ये उनकी ट्रेनिंग करता था, और चीन और पाकिस्तान ये सब इसको बढ़ावा देते थे। और भारत की सरकार ने एपैथी में, डर के कि कुछ हम करेंगे, वहाँ पर विकास ही नहीं किया, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप ही नहीं किया। वाजपेयी सरकार आने से पहले हमारा बिल्कुल ध्यान ही नहीं था उत्तर पूर्व के ऊपर। इसके कारण स्थिति इतनी खराब हुई। तो उस स्थिति में क्या हुआ कि पहले तो असमीज़ ये कह रहे थे कि हमें बांग्लादेशी मुसलमानों को हटाना है। फिर अल्फा उन्होंने क्रिएट किया, अगर भारत ये नहीं कर सकता, क्योंकि इंदिरा गांधी की क्या पॉलिसी थी, इंदिरा गांधी वहाँ क्या कर रही थी कि जो असमीज़ जो हिंदू हैं वह कांग्रेस से चिढ़कर कि आप ये नहीं कर रहे हैं, उनको वोट नहीं करते थे। तो उन्होंने क्या कहा कि मुसलमान हमको वोट करेंगे, तो उन्होंने इनकरेज किया वहाँ पर उनका और इन्फिल्ट्रेशन। फिर जब अल्फा क्रिएट हुई तो इन्होंने विरोध में कई सारी इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट किया। अल्फा क्या है? जो असमीज़ जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको टेररिस्ट नहीं बोलते हैं। तो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो असमीज़ हिंदूज़ की बनी थी,
जो असम में से बांग्लादेशी मुसलमानों का अतिक्रमण हटाने की बात करते थे, उनकी मांग थी, और वो फिर उन्होंने कहा कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी बनना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने बाद में कहा। तो इंडियन स्टेट ने उसको दबाया बाद में। वो जब आप सेसेशनिज्म की बात करेंगे तो करना भी पड़ेगा, परंतु उनका जो ग्रीवेंस था वो रियल था। उनका कहना था आपने हमारे राज्य में इनको बसाया और इनको आप और इनकरेज कर रहे हैं। इसी तरह से मणिपुर की स्थिति में भी ऐसे बहुत सारे फैक्शन है, धड़े हैं। स्वतंत्रता के समय लगभग 15 से 20% ही मणिपुर कन्वर्टेड था, हिल्स भी पूरे क्रिश्चियन नहीं थे। पर हम ध्यान ना देने के कारण और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ना क्रिएट करने के कारण वो सारे हिल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो गए, क्योंकि चर्च ने उनको थोड़े बहुत संसाधन दिए, और जहाँ तक राज्य नहीं पहुँचा वहाँ पहुँच के उन्होंने ज़बरदस्ती से भी उनको कन्वर्ट किया। मैं ऐसे कई गाँव में गया हुआ हूँ जहाँ पर लालच देकर और पनिश करके लास्ट में वो कन्वर्ट किया है, जो एक के बाद कन्वर्ट किए। मणिपुर के ऐसे गांव भी हैं, नागा हैं, कुकी हैं। तो यह बीच बीच में चलता रहा। और अगर आप बाउंड्री देखेंगे इनकी, तो जब अंग्रेज़ों ने भारत और बर्मा की जो बाउंड्री बनाई थी वो बहुत ही आर्बिट्रेरी थी। उनका एक क्या तरीका था कि आप एक पहाड़ माउंटेन रेंज में जाएंगे तो बाउंड्री कैसे बनेगी, तो जो सबसे ऊंची माउंटेन है उसको रिज को लें, रिज के इस तरफ, क्योंकि अगर पानी गिरता है, एक बूंद गिरी यहाँ पे, तो बूंद अगर इस साइड जाएगी तो वो बर्मा है, वहाँ से बर्मा है, और बूंद अगर इस साइड जा रही है तो वहाँ से भारत है। अब ये जोग्राफिकली तो भूगोल की दृष्टि से तो एक सही ढंग है, परंतु बात ये थी कि वहाँ के जो नागा और मिजो समुदाय हैं ये हेड हंटर्स थे, तो हेड हंटिंग रेड बहुत करते थे। तो इनके गाँव वैली में नहीं होते थे हमारे गाँव की तरह, या वादी में या थोड़े से नदी से ऊपर, ऐसा नहीं होते थे, सीधे माउंटेन टॉप पर होते थे। और उत्तराखंड और हिमाचल में तो एक तो ऐसी प्रथा नहीं है हेड हंटिंग की, कभी रही नहीं। दूसरा कि पहाड़ जो है वो बर्फ़ के पूरे, वहाँ तो रहा ही नहीं जा सकता, तो इसलिए माउंटेन टॉप्स पे कोई नहीं रहता है। परंतु अगर पूरे उत्तर पूर्व में जाएं तो सारे के सारे गांव जो हैं, खासतौर से इंडो बर्मा बॉर्डर पे, वो माउंटेन टॉप पर हैं। तो उन्होंने जब बाउंड्री डाली तो बाउंड्री डालने का ये असर हुआ कि वो सीधे विलेजेस, घरों, और यहाँ तक कि ट्राइब ही नहीं, ट्राइब, विलेज और घर के बीच में से बाउंड्री गई। तो आज बहुत सारे पॉइंट हैं, मैं ऐसे 16-17 जगह जा चुका हूँ जिसमें आधा घर बर्मा में है, आधा घर इंडिया में। उसमें एक बहुत प्रसिद्ध हो गया है टूरिज्म में, नागालैंड में लोंगवा गांव है, जिसमें जो चीफ का जो घर है तो उसमें उसकी किचन जो है वो बर्मा में है और बेडरूम जो है वो इंडिया में है। तो इस तरीके का बहुत सारे पूरा, क्योंकि वो ओपन बॉर्डर है, फेंस है ही नहीं, 90% प्लेसेस में फेंस नहीं है। जैसे मैं, ये टेबल है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बर्मा है और ये इंडिया है। आप गाड़ी से चलेंगे, कोई फेंस नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, तो कोई भी इधर उधर आ जा हाँ, और वो ऑफिशियली आ जा सकते हैं, उसको FMR बोलते हैं, फ्री मूवमेंट रिजीम। तो जो वहाँ के लोग हैं, जो नागाज हैं, वो 20 किलोमीटर उधर बिना पासपोर्ट वीज़ा के जा सकते हैं, किसी आइडेंटिटी के जा सकते हैं। नागा होने चाहिए। हाँ, मतलब वहाँ के स्थानीय, हम लोग नहीं जा पाएंगे, हम लोग जाके बर्मा में ऐसे ही नहीं जा सकते, परंतु वहाँ रहने वाले वो जा सकते हैं। तो इसका कारण ये है कि वो जो ट्राइब्स हैं, वो पूरी की पूरी कम्युनिटी, उनकी शादी ऐसी हो रही है कि बहू वहाँ से आई है, बेटा यहाँ है, या एक भाई वहाँ पर खेत है उसका, या घर मेरा यहाँ है और खेत वहाँ है। तो वो उनके लिए ये देश की अवधारणा, उनको राज्य क्या होता है, केंद्र क्या होता है, राज्य क्या होता है, ये पता ही नहीं। और उनकी स्थिति ऐसी है कि नागालैंड के अंदर जो बर्मा इस बॉर्डर पे जो ट्राइब रहती हैं, जैसे खिमिंगन ट्राइब है, वो 70% बर्मा में है, 30% भारत में है। उसमें से अगर आप उनके गांव में जाएंगे तो आधे लोगों को ये नहीं पता कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और राजधानी क्या होती है। तो उन्हें दूसरे नागा जो समुदाय हैं उनके बारे में भी उनको बहुत कुछ नहीं पता है। तो उनके लिए केवल ट्राइब और रिलीजन, ये दो ही रियलिटी है। तो क्रिश्चियनिटी उनको अभी उनको पता चला है, ईसस हमारे भगवान है, और ट्राइब ये रियलिटी है। तो इसलिए फ्री मूवमेंट रिजीम रखा भी था। लेकिन तो लॉजिक ये है कि अगर आपको इन एरियाज को कंट्रोल करना है तो सारे के सारे पहाड़ एक देश में होना चाहिए, या तो वो भारत में हो या बर्मा में हो। तो भारत की दृष्टि से वो भारत में ही होने चाहिए। और इतिहास में जो मिजोरम अभी है, मिजोरम के पास में जो मिजो जैसे ही लोग, उन्हीं के भाई, उसी समुदाय के चिन जो लोग हैं, जो बर्मा में रहते हैं, चिन हिल्स करके एक स्टेट है बर्मा के अंदर, वो पूरी तरह कन्वर्टेड है, वो भी 100% क्रिश्चियन है। वहाँ से लेटर आते हैं कई, राजीव गांधी की सरकार में इंडिया को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आप हमें इंडिया में मिला लीजिए, बर्मा से, मतलब बर्मीज गवर्नमेंट के नहीं, चिन हिल्स के ये लेटर आते हैं कि आप हमें बर्मा में मिला लीजिए, क्योंकि उनके आधे भाई और सब कुछ यहाँ पर हैं। तो ये जो
ब्रिटिश जो बाउंड्री डिमार्केशन था भारत और बर्मा के बीच में, वो बहुत ही गलत था। उन्होंने यहाँ के समुदायों को, उनके इतिहास को, उनकी प्रथाओं को बिना बिल्कुल समझे इस तरीके से दो उसमें बांटा। तो मणिपुर की समस्या कैसे और बनती है कि जो मैंने बताया उत्तर मणिपुर के पहाड़ नागा हैं, जो नागा आधे सगाइंग रेंज जो है बर्मा की उसमें रहते हैं। तो इंडिया में नागालैंड में है, उत्तर मणिपुर में भी नागा रहते हैं और बर्मा में भी नागा रहते हैं और इन तीनों के बीच में कोई विजिबल बाउंड्री नहीं है, वो इधर उधर आते जाते रहते हैं। और साउथ मणिपुर के जो पहाड़ हैं वो कुकी रहते हैं। अब कुकी वही हैं जो आप समझ सकते हैं भाई हैं मिजोरम में जो मिजो लोग हैं, और जो बर्मा में जो चिन स्टेट है उसके जो चिन लोग हैं, इनको मिला के जो भी बोलते हैं सबको। तो कुकी, चिन, मिजो को मिला के बोलते हैं जो। तो अगर आप कुकी अभी हिल में जाएं, चूरचांदपुर मणिपुर में जाएं, मैं अभी कुछ 2 महीने पहले ही था, तो वहाँ जोलैंड की जो है वो मांग हो रही है कि जोलैंड एक पूरा अलग हो। ये जो अभी मणिपुर का जो मिजोरम का जो चीफ मिनिस्टर है जो नया बना है, ये यूनाइटेड मिजो जोलैंड की बात करता है। तो पहले तो ये बहुत खतरा था, लेकिन भारतीय स्टेट हो सकता है एक समझौते के रूप में उनके साथ हैं कि चिन हिल्स में अब बर्मा का कंट्रोल नहीं रहा है, तो चिन हिल्स में जो है वो धीरे धीरे उसमें उनका हमारे से मिजोरम से संबंध और अच्छा हो रहा है। तो इस तरीके से ये पूरे मिजोरम की, मणिपुर की समस्या भी क्या हुई है, जब भी बर्मा में टेररिस्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन आती है, वहाँ 16-17 हैं एक ही स्टेट के अंदर, छोटे से स्टेट के अंदर, चिन हिल्स के अंदर 16-17 मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक दूसरे से लड़ते हैं और बहुत गंदी लड़ाई होती है, सैकड़ों लोग मर जाते हैं। तो जब वो मरते हैं तो लोग भागते हैं, उनके परिवार भागते हैं। वो भागेंगे कहाँ? वो नीचे जाएंगे तो जो बर्मीज स्टेट है वो उनके बहुत एंटी हैं, वो उनको मारते हैं, जो बर्मीज जो ये म्यांमार की जो गवर्नमेंट है, तो वो भाग के भारत में आते हैं। वो बार बार मणिपुर में आते हैं, तो मणिपुर में आके वो जहाँ आएंगे तो वहाँ विस्थापित करेंगे दूसरे लोगों को, और क्योंकि वो वॉर जोन से आते हैं तो वो थोड़े और उग्र होते हैं, तो वो उनको विस्थापित करते हैं। वो फिर आगे जाके दूसरों को विस्थापित करते हैं, फिर वो मैतेई लैंड्स पे, जो वैली में जो हिंदू लैंड्स हैं, उन पर सेटल होते हैं। और ऐसा है कि मैतेई पहाड़ों में नहीं जा सकते हिंदू, इसलिए क्योंकि वो ट्राइबल लैंड्स में आते हैं, तो जो कि 100% क्रिश्चियन है। परंतु क्रिश्चियन जो हैं वो वैली के लैंड में सेटल हो सकते हैं, क्योंकि वो ट्राइबल लैंड में नहीं आते हैं। तो वैली की जो 12-15% लैंड है उस पर सब जो नए नए सेटलमेंट्स हो रहे हैं, इंक्रोचमेंट बहुत हो रहा है, तो इससे बड़ी समस्या बढ़ रही है। ये ट्राइबल लैंड क्या है? एक एक्ट है 371 एक आर्टिकल है, और भारतीय संविधान में एक नियम है कि ये भी अंग्रेज़ों का दिया हुआ है, बहुत आर्बिट्रेरी है, इसका कोई आधार नहीं है, रियल वैज्ञानिक आधार नहीं है, कि पहाड़ में ट्राइब्स रहती हैं, प्लेन्स में नॉन ट्राइब्स रहती हैं, ऐसा उनका क्राइटेरिया है। तो प्लेन में जो हैं अगर आप हैं तो वो ट्राइब नहीं है, और पहाड़ में हैं ट्राइब हैं, और ट्राइबल लैंड पे कोई और आके नहीं बस सकता, लेकिन ट्राइबल्स दूसरी लैंड पर बस सकते हैं। और चूंकि ये ट्राइबल मणिपुर में, नागालैंड में 100% क्रिश्चियन हो चुके हैं, तो एक तरीके से ये फ्रीज हो गया है कि लैंड्स, माउंटेन्स आर क्रिश्चियन, और जहाँ कोई और सेटल नहीं हो सकता, लेकिन वैली में वो हिंदुओं की लैंड पर वो जाके बार बार सेटल हो सकते हैं। तो ऐसे आर्बिट्ररी क्राइटेरिया हैं। अभी जो ये विवाद हुआ उसका आरंभ ही यहाँ से हुआ था कि मैतेई ने कहा कि हमें भी एसटी स्टेटस दिया जाए। इसमें कुकी से वो छीन नहीं रहे थे, कुकी का एसटी स्टेटस बना रहता, परंतु उन्होंने कहा कि अगर ये आएंगे तो फिर ये जॉब्स में आएंगे। और जो हमारे यहाँ भी कुछ जो जिस तरह के क्लैशेस रहते हैं कि जो सवर्ण हैं, सवर्ण तो वैसे ही पहले जो दलित कहते हैं कि ये तो पहले ही पढ़े लिखे हैं, और अगर आपने इनको रिजर्वेशन दे दिया तो ये हमको बाहर फेंक देंगे, तो हाँ रिजर्वेशन तो हमें चाहिए पर इनको नहीं मिलना चाहिए। उसी तरीके से कुकी कहते हैं कि हम तो अंडर प्रिविलेज थे पहले, मैतेई तो पहले ही राजा थे, भले ये हिंदू हैं, ये तो पहले ही राजा थे, तो इनके पास तो ऑलरेडी सारे अधिकार हैं और संसाधन हैं, और अगर इनको आपने रिजर्वेशन दिया, आरक्षण दिया, तो ये और भी आगे आएंगे, ऐसा उनका क्लेम है। मैं उनके दावे की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सच्चाई है, परंतु यह दावा है। तो उससे हुआ, परंतु इसको सॉल्व कर पाना इतना कठिन है, क्योंकि आप अगर उनके जिलों के नाम लें, चंदेल करके जिला है, चंदेल पूरा जिला का 90% एरिया लगभग भारत से इनएक्सेसिबल है, बर्मा से वो पूरा ओपन है। वहाँ पर अगर आप अभी गूगल मैप पे देखें, चलने के लिए ट्रैक तक नहीं है, वो झाड़ियों से, जंगलों से ही वो लोग जाते हैं। लगभग पूरा जिला, जिसमें कुछ कई हजार लोग रहते हैं, उस जिले का भारत से संपर्क ही नहीं है। और वो भारत मणिपुर स्टेट का पार्ट है, और वो पूरा म्यांमार से खुला हुआ है, और उनके जो कस्टम हैं, कल्चर हैं, वो सब उनसे मिलता जुलता है। और ये सब समस्या नहीं होती अगर ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री प्लेन्स में होती। चिंदविन रिवर
जो बर्मा में है उसको कहते हैं असली बाउंड्री होना चाहिए था, क्योंकि चिंदविन के बाद में प्लेन्स चालू होते हैं। तो चिंदविन रिवर लगभग अगर आप एक बॉर्डर करें तो उसमें सारे पहाड़ भारत के अंदर आ जाएंगे। ऐसा ना करने से, बिना यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों, यहाँ के समुदाय, यहाँ के जो ट्राइब्स हैं उनको ना समझे हुए जो ये किया, उसका जो फल है वो हम भुगत रहे हैं। और भारतीय सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब एपैथी जो कहते हैं, स्टेट की एपैथी होती है, जब आप नकार देते हैं किसी को और देखना बंद कर देते हैं किसी के प्रति, तो उनमें फिर आक्रोश होता है। उस आक्रोश को मैं घी डालने के लिए पूरे विश्व के बहुत सारे जो हमारे विरोधी हैं भारत के, वो सब आ जाते हैं और उसके कारण ये होता है। जो 200 से ऊपर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की डेंसिटी को मैं आपको बताऊं, वो क्यों है? क्योंकि उत्तर पूर्व का भूगोल फिर देखिए, ये पूरे विश्व की 3 अंतिम गैर ईसाई, गैर मुसलमान सभ्यताओं के बीच में है ये भाग। एक और भारत, एक और चीन और एक और उत्तर पूर्व एशिया। ये तीनों ना ईसाई हैं ना मुसलमान हैं, तो इसका अर्थ है नॉन मोनोथिस्टिक है। क्रिश्चियनिटी के लिए एशिया लास्ट फ्रंटियर है। यूरोप कन्वर्टेड, अफ्रीका कन्वर्टेड, नॉर्थ अमेरिका कन्वर्टेड, साउथ अमेरिका कन्वर्टेड, ऑस्ट्रेलिया कन्वर्टेड, एशिया आधा कन्वर्टेड। एशिया में भारत चीन और भारत चीन के साथ में जो कुछ देश हैं, उत्तर पूर्व, जापान, ताइवान और साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं, इनको लेकर सब कुछ कन्वर्टेड है। क्रिश्चियनिटी ने 96 या 98 में जब पोप भारत आए थे तो दिल्ली में जाके उन्होंने हमारे छाती पर चढ़कर ये घोषणा की थी कि यह शताब्दी ईसाइयत के लिए एशिया की शताब्दी है। तो इस शताब्दी में हम, शताब्दी नहीं, इस मिलेनिया में हम, सहस्त्राब्दी में हम एशिया को कन्वर्ट करेंगे। वो भारत में जाके डिक्लेयर करके गए। और उसके लिए उनका मानना था कि भारत को सीधे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ना कि चीन को सीधे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसके बीच में एक टो होल्ड होना चाहिए, जो कि उत्तर पूर्व भारत में उन्हें मिल गया है और बर्मा के जो पहाड़ हैं उसमें उन्हें मिल गया है। ईसाई, अगर आप पुस्तकों को देखें, ईसाई स्कॉलर को देखें, तो एक कनातो चोफी करके एक नागा स्कॉलर हैं, वो बैप्टिस्ट रिज बोलते हैं। जो नागा पहाड़ हैं, जो बर्मा और नागालैंड का जो बॉर्डर है, तो वो जो पहाड़ हैं, जो रेंज है, उनको बैप्टिस्ट रिज बोलते हैं। बैप्टिस्ट जो ईसाइयत का एक धड़ा है, एक सेक्ट है उनका, उस पूरे पहाड़ों को ही वो बैप्टिस्ट रिज बोलते हैं। बोले यहाँ से हम कन्वर्जन करेंगे, क्योंकि नागाज जो हैं वो इतने कट्टर ईसाई हैं, और नागाज ही नहीं, बाकी सारे जो वहाँ के ईसाई समुदाय हैं, क्योंकि वो न्यूली कन्वर्टेड हैं और उनको इतना ब्रेन वॉश किया जाता है। मैं कई सारे गाँव में गया हाँ, वो पत्थर लगाते हैं। जैसे इनके यहाँ हर जो ट्राइबल समुदाय है उसमें एक प्रथा होती है कि कोई भी अगर किसी ने बहुत बड़ा कार्य किया या बहुत कोई सफलता हुई, कोई बहुत बड़ा भोज दिया गया, तो एक पत्थर उसमें लगवाया गया, खड़ा करते हैं। उस पर कुछ लिखते नहीं है क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट ही नहीं होती थी, पर पत्थर खड़ा करते थे, जिसको मैन हीट्स बोलते हैं, डोलमेंस बोलते हैं, जो कई स्थानों पर, जैसे स्टोनहेंज है जो इंग्लैंड में, इस तरीके की उनके यहाँ प्रथा थी। ईसाइयत ने उस प्रथा को कंटिन्यू करा, पर उसको परवर्ट किया, उस पर वो लिखने लगे अपनी हिस्ट्री। तो अभी मैं नागालैंड में गया तो हर जगह कोन्याक एरियाज़ में, जो सबसे कहते हैं कि वाइल्ड, कोट अनकोट, मैं नहीं कह रहा, वाइल्ड नागाज हैं जो हेड हंटिंग 2000 तक कर रहे थे, वहाँ एरिया में हर जगह एक पत्थर पे लिखा हुआ था 75 ईयर्स ऑफ विक्ट्री ओवर ईविल। ईविल क्या? जो वहाँ के धर्म थे। और क्रिश्चियनिटी, ये उनको हर चर्च के आगे लगा है, हर गांव में लगा है, हर संडे को उनको बताया जाता है कि ऐसा है। तो ये ब्रेन वॉशिंग के कारण वे बहुत कट्टर ईसाई हैं। और नागा जो बैप्टिस्ट हैं, ये पूरे इंडिया में कई जगह जाके अब कन्वर्जन लीड कर रहे हैं, जो आंध्रा के अंदर लीड कर रहे हैं, जो कई और स्थान के अंदर लीड कर रहे हैं। और ये भी एक इंडस्ट्री है, क्योंकि क्या करते हैं, मैंने कोन्याक एरिया में देखा, उनकी बैप्टिस्ट सेमिनरी है। अब देखिए, नागा जो पूरी प्रकृति के साथ रहते थे, उनको कई सारी स्किल्स आती थी, जैसे बास्केट बनाना, घर बनाना, मछली पकड़ना, ये सब आता था। आपने 8 या 9 वर्ष के ऐसे बालक को सूट बूट पहना के और आपने उसको चर्च में डाल दिया और केवल बाइबल पढ़ने को कहा, और 20 वर्ष तक उसको बाइबल पढ़ाई और कुछ नहीं किया। तो इसके बाद ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह कुछ और करने लायक ही नहीं बचा। परंतु चर्च चाहती भी है, क्योंकि चर्च कहती है, अच्छा हम आपको नौकरी देंगे, आप दूसरे लोगों को कन्वर्ट कीजिए, और बहुत अच्छी तनख्वाह भी है। तो एक कह सकते हैं पॉजिटिव फीडबैक लूप बनता है, सेल्फ परपेचुएटिंग मशीन बनती है, जिसमें कि आप उनको ईसाइयत में पहले कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर सारी चीज़ उनको भुला दे रहे हैं, उनको बाइबल में ट्रेन कर रहे हैं और बाइबल की ही पढ़ाने की ही नौकरी दे रहे हैं, जिससे और ऐसे लोग क्रिएट हो रहे हैं। जो अरुणाचल में जाके, अरुणाचल का पूरा जो कन्वर्जन अभी हुआ है वो नागा बैप्टिस्ट ने लीड किया है। मैं उस जगह भी गया जहाँ पूरे अरुणाचल की पहली चर्च बनी थी, बोरदुरिया में चर्च बनी थी। वो
मैं उस गांव में गया, वो नागालैंड के बॉर्डर के बिल्कुल पास में है। तिराप करके उस समय डिस्ट्रिक्ट था और अब वो छोटा डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसमें से चांगलांग और लॉन्गडिंग 2 निकल गए हैं। और वहाँ का जो नेता थे, जो वांगलात, जेम्स वांगलात हैं, वो अब ये बीड़ा उठाए हुए हैं कि पूरे अरुणाचल को उन्हें कन्वर्ट करना है। और वहाँ जो चर्च थी, उनका जो समर्थन था वो बैप्टिस्ट, नागालैंड के बैप्टिस्ट ने उनको किया था। तो बॉर्डर से उनके कनेक्शंस थे। और नौक्ते नागा देखिए, जो उनकी कम्युनिटी है, नागा बहुत सारे ट्राइब्स हैं, नौक्ते नागा ही वैष्णव थे। ये केवल अपने ही देव देवता की पूजा नहीं करते थे, ये त्रिपुंड लगाने वाले वैष्णव थे। तो मैं नागालैंड से लगे हुए जिन डिस्ट्रिक्ट में गया, तिराप, लॉन्गडिंग, चांगलांग, यहाँ पर मैं तिराप में तो ये और लॉन्गडिंग में तो मैं लगभग जिससे मिला वो फर्स्ट जनरेशन कन्वर्ट थे। इसका अर्थ है, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप अपने ही जीवन में पहले ईसाई नहीं रहे थे, आप स्वयं कन्वर्ट हुए हैं। तो 94 और 2000 के बाद गन पॉइंट कन्वर्जन हुए हैं, जिसमें NSCIN, जो उनकी नागा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चर्च के साथ मिलकर उन्होंने ये कन्वर्जन किया है। तो उनको स्मृति है कि हम तो हिंदू थे और बहुत अच्छा था। और वो अभी लेमेंट भी करते हैं कि बड़ी बुरा हुआ, हमको ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया गया, ये अच्छी बात नहीं है। और उनको यह स्मृति है अभी। परंतु जब उनके बच्चे होंगे और आगे जब चर्च जिस तरह से ब्रेन वॉश करेंगे, तो वो ये कथा भूल जाएंगे जो नागालैंड में भूल चुके हैं, जो मिजोरम में भूल चुके हैं। तो ये प्रक्रिया आपको सामने होते हुए दिख रही है अरुणाचल के कई हिस्सों में, जो नागालैंड में किया गया। तो ये बाउंड्री अगर सही होती तो इंडिया को, अब भारत को अगर यह सॉल्व करना है, तो भारत को ये बाउंड्री का जो इशू है उसमें उसको वो सॉल्व करना पड़ेगा। उसके कारण बहुत सारी समस्याएं होती। तो पंकज जी, जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो बाउंड्रीज की मार्किंग हुई है वो चूंकि पहाड़ों पर है, और इसमें ये भी तो हो सकता है कि भारत सरकार चाहती हो, लेकिन चूंकि इतना दुरूह ये जगहें हैं कि फेंसिंग आज तक नहीं कर पाई। अगर ये प्लेन्स में होता तो हो सकता है कि भारत सरकार फेंसिंग कर चुकी है। केवल भौगोलिक दुरूह है ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप फेंसिंग की बात करते हैं तो वो ये रिवोल्ट करने की बात करते हैं कि पूरे पूरे गांव फिर से हथियार उठा लेंगे, क्योंकि उनका खेत उधर है जो बर्मा में पड़ता है, घर इधर है, शादी उधर, वो काम करने उधर जाते हैं, फिर रात को इधर आ जाते हैं। इस तरह के नाते उल्टा भी है, मतलब वहाँ जो रहते हैं वो यहाँ काम करते हैं। और उसमें से बर्मा की स्थिति तो बर्मीज़ गांव की इतनी ख़राब है कि वहाँ पर सरकार वहाँ की अब बची नहीं है, वहाँ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस ही हैं। और स्थिति ये हो चुकी है कि वहाँ पर चावल भी सप्लाई इंडियन आर्मी करती है, असम राइफल्स करते हैं। क्योंकि अगर हमने वो बाउंड्री पूरी क्लोज कर दी तो उनके पास चावल भी नहीं बचेगा, और फिर तो वो बॉर्डर इतना पोरस है कि वो कहीं से भी वो घुसेंगे और आपके देश में और अराजकता फैलेगी, तो वो और बुरी स्थिति होगी। तो ये इतना एकदम से फेंसिंग करना बिना इस समस्या को सॉल्व किए सही नहीं है। पहले समस्या को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम फेंसिंग कर पाएंगे। नहीं तो फेंसिंग में रिवोल्ट की धमकी आती है। मैं तो उन जगह गया हूँ हर बॉर्डर पे जहाँ पर फेंसिंग की बात हो रही थी, और वहाँ गांव वालों से बात की है, तो वो गांव वाले तो वो इंडिया तो वो ऐसा तो कुछ ज़्यादा समझते ही नहीं। उनका बोले हमारी ससुराल तो उधर है या हमारा खेत तो इधर है, तो वो तो जानते ही नहीं है कि क्या है। आप इतना खुला है वहाँ कि आप बर्मा में आसानी से जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, कोई बात ही नहीं है। तो ये पहले समस्या का समाधान करना पड़ेगा। उससे पहले अगर आपने फेंसिंग की तो फिर से वो जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जो अभी भाजपा ने पिछले 2014 के बाद से उनको थोड़ा शांत किया है, समझौते भी किए हैं, वो फिर से भड़कने का बहुत बड़ा संकट है। तो जब आप ऐसे गाँवों में जाते हैं जो इतने दूर हैं और कुछ क्षेत्र भारत के संपर्क में भी नहीं है, तो वहाँ पर आप बताते हैं कि आप भारतीय हैं? हाँ। तो कोई थ्रेट नहीं? अभी लगभग सारे पूरे उत्तर पूर्व में ऐसा हो गया है, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया है और ये इंडियंस है। मतलब हमको इंडियंस, वो अपने आप को इंडियन नहीं मानते। अच्छा। हाँ, हमें इंडियन कहते हैं वो, लेकिन उनको ये पता है कि यहाँ से पैसा आता है, इंडिया से पैसा आता है, या इंडिया से सरकार, एक तो आर्मी है इनकी, इनका पैसा आता है, बिजनेसमैन आते हैं। तो आपकी हमारी शक्ल को देख के हमको वो मारेंगे नहीं। लगभग 95 से 100% क्षेत्रों, 99 तक ऐसी स्थिति है। उनकी जो लड़ाई है वो राज्य के साथ है। तो असम राइफल्स अगर हैं तो उनके ऊपर वो हमला कर सकते हैं, पुलिस के ऊपर वो टारगेट कर सकते हैं, और वो एक दूसरे से लड़ सकते हैं। परंतु अगर सिविलियन, सो कॉल्ड इंडियन सिविलियन, आप और हम जैसे लोग जाएंगे तो उनको वो बहुत नहीं छेड़ेंगे। हाँ, लूटपाट हो सकती है, पर पैटी लूटपाट, ऐसे चेन स्नैचिंग वगैरह वहाँ नहीं जानी जाती। हाँ, ये होता है क्योंकि जब ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कार जो व्हीकल्स हैं वो ख़रीदते नहीं हैं ऑफ कोर्स, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी कार लेकर जाएं और वो आपसे कहें कि कार से उतरिए और कार हमारी, ये घटनाएं हो सकती हैं। वो इसी तरीके से कार एक्वायर करते हैं, कोई व्हीकल्स एक्वायर करते हैं। परंतु जान को खतरा अब इस तरीके से डायरेक्ट नहीं है। ये सामान्य बात मैं बता रहा हूँ। अब कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अभी 2 दिन पहले
एक मैतेई ही संस्था ने असम राइफल्स के 2 ऑफिसर्स को मार दिया, सिपाहियों और ऑफिसर्स को मार दिया। तो अभी वहाँ पर सिचुएशन और टेंस हो गई। असम राइफल्स इंडियन आर्मी है? हाँ, इंडियन आर्मी का, वो इंडियन आर्मी का ही पार्ट है। अनऑफिशियली तो कई बार आप जो इंडियन आर्मी के पार्ट हैं तो उनको वहाँ जाके असम राइफल्स में पोस्टिंग हो जाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप अपने ही देश के अंदर आर्मी को अपने ही लोगों के ऊपर डिप्लॉय नहीं कर सकते। तो आर्मी का तो काम है कि शत्रु से बाहर लड़ना है। तो अगर अपने ही लोगों के ऊपर आपको आर्मी को रखना है तो उसके लिए पैरा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो असम राइफल्स वो ऑर्गेनाइजेशंस वो हैं, उनमें ऑफिसर वही इंटरचेंजेबल हैं। इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स असम राइफल्स में जाते हैं, असम राइफल्स के इंडियन आर्मी में जाते हैं। परंतु जो हम कहते हैं इंडियन आर्मी ने किया एक्शन नॉर्थ ईस्ट में, वो सब असम राइफल्स है। तो पंकज जी, जितनी कॉन्वर्सेशन अभी हुई है उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है उसमें 4-5 बड़ी समस्याएं दिख रही हैं। एक तो पहला इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है कि वहाँ बॉर्डर्स जो हैं वो पोरस हैं। इनफैक्ट मैंने कहीं पढ़ा था, आप बताइएगा, कि 99% से ज़्यादा जो बॉर्डर है वो विदेशी लैंड से टच करता है, और इसी कारण से फिर वहाँ पर हम जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो आ जाते हैं। पहली सबसे बड़ी समस्या यही है, और जब वो आ जाएंगे तो आपके ही रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, तो दूसरी समस्या इसी से आ जाती है। तीसरा जो आप कन्वर्जन की बता रहे हैं, जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी और उसके बाद जो मिशनरीज़ ने किया है और जो उसको आगे लेकर वो जा रहे हैं कि आपस में लड़वा रहे हैं, और इसके साथ साथ ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप नहीं हुआ है, लोगों के पास उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जो यहाँ दिल्ली में या हमारे पास है। तो किसी भी देश के लिए जब वो आज़ाद होता है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो, जो भी प्राइम मिनिस्टर रहा, उसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उस समय आप रियासतों को भी मिला रहे हैं और आपके इंटरेस्ट भी मैच नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद से भारत ने पिछले 70-75 वर्षों में काफ़ी वहाँ पर काम करने का प्रयास किया है। उसमें कितना सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं हुए हैं उस पर एनालिसिस हो सकती है, लेकिन जो अभी रिसेंट स्टडी मैंने की है उसमें ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा मिलिटेंट ग्रुप्स थे, लेकिन पिछले 25-30 सालों में उस पर काम किया गया है और किसी ना किसी तरह से स्टेबिलिटी हो पाए और नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनको ये लग पाए कि हाँ, हम भारत में हैं। इस तरह का काम हुआ है। लेकिन उसमें भी अभी हम देख रहे हैं पिछले 3-4 सालों से मणिपुर जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। ज़्यादातर मिलिटेंट्स अभी मणिपुर में ही हैं। आसाम में, मेघालय में सबसे अधिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हाँ, आसाम में हो गया या मेघालय में हो गया, हमने काफ़ी शांति हो चुकी है। तो मणिपुर का इशू ऐसा क्या है कि हम नहीं ही सॉल्व कर पा रहे हैं, या जो गवर्नमेंट इतनी प्रोएक्टिव दिखती है हर चीज़ में, जो कश्मीर में सॉल्व करती है, वो मणिपुर में फेल होती दिख रही है। तो ऐसे क्या रीजंस है? अब मणिपुर की और कॉम्प्लेक्स क्यों है? देखिए, नागालैंड में सबसे पहले अगर पूरे ये जो पहाड़ी जो हमारे राज्य हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इसमें सबसे पहले अगर कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन आई, फ्रीडम स्ट्रगल या मूवमेंट, उनके फ्रीडम मूवमेंट और हमारे हिसाब से सेसेशनिस्ट मूवमेंट जो आए, वो सबसे पहले नागालैंड में आए, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता से एक दिन पहले ही उन्होंने अपनी स्वतंत्रता डिक्लेयर की है। वो अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को मनाते हैं। अच्छा जी, आज भी नागास, क्योंकि साइमन कमीशन जब 1929 में आया था तो एक चिट्ठी इन्होंने लिख के भेजी थी, जिसको ये रिकॉर्ड मानते हैं कि हम नागाज वर नेवर इंडियंस, दे आर नॉट इंडियंस, दे विल नेवर बी इंडियंस। और अगर अंग्रेज यहाँ से जाएंगे तो या तो हमें अंग्रेज़ों के अंडर ही रखें या फिर हमें इंडिपेंडेंस दें। जिस प्रकार से इंडियंस को ये अधिकार है कि वो इंडिपेंडेंट हो सके, हमें भी अधिकार है कि हम इंडिया से इंडिपेंडेंट हो सकें। ऐसी उन्होंने चिट्ठी लिख के भेजी थी। उस समय उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था। तो जब ये पूरे उत्तर पूर्व को, ये आपने एक और प्रश्न पूछा था आरंभ में कि हम इन्हें ज़बरदस्ती रखे हुए हैं, इन्हें इंडिपेंडेंट क्यों ना कर दें। कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये क्रिश्चियन भी स्टेट्स हैं, इंडिपेंडेंट क्यों ना कर दें। आइडियल स्टेट में ऐसा हो सकता था, पर जब पूरे भारत के शत्रु भारत के अधीन, जब इंडियन आर्मी जहाँ जा सकती है वहाँ तक इतनी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को वो फंडिंग और उनका समर्थन करते हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि अगर भारत बर्मा के बीच में एक इंडिपेंडेंट कंट्री होगा जो 100% क्रिश्चियन है, तो उस पर पूरे विश्व में के जो लोग हैं, वो कश्मीर को भी यही चाहते थे, कश्मीर को इंडिपेंडेंट करा के पूरे वर्ल्ड की जो इस्लामिक और क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ एक्टिव हो जाएं, वो और भी डायरेक्टली एक्टिव हो जाएंगे जहाँ इंडियन आर्मी घुस भी नहीं सकती है। तो केवल इस कारण से मैं कहूँगा, और किसी कारण की आवश्यकता ही नहीं है, केवल इस कारण से वे स्वतंत्र नहीं हो सकते। तो इसी कारण से पटेल ने और नेहरू ने बिल्कुल ही मना किया है कि असंभव है, आप स्वतंत्र नहीं हो सकते, ऑटोनॉमी आपको पूरी, आपको जो करना है आप करिए,
उसी के तहत 371A और कुछ और आर्टिकल्स जो हैं वो आए। अच्छा। कि ऑटोनॉमी क्या है, इसके तहत इसका अर्थ क्या है कि भारतीय सरकार अगर कोई एक नियम लाती है, कोई नया लॉ लाती है, तो वो नागालैंड में तब अप्लाई होगा जब नागा असेंबली उसको पास करेगी। तो वो कई हमारे जो फंडामेंटल जो रूल हमें पालन करने के लिए हम बाध्य हैं, वो बाध्य नहीं है। यहाँ तक कि अगर मान लीजिए आपको कोई खनिज मिला, कोई मिनरल मिला, और सरकार ने वहाँ पर एक प्लांट डाला, पर उनकी नागा कोहिमा की असेंबली ने मना कर दिया कि हाँ ये इंडियन स्टेट नहीं कर सकता, तो इंडियन स्टेट को वहाँ से वापस जाना पड़ेगा। और जो ये स्थिति भी है कि वहाँ पर विकास की इतनी बुरी स्थिति क्यों है, उसका एक कारण ये है क्योंकि वहाँ पर जो लोग 1% से कम जो क्रीमी लेयर है, जो उनके नेता, जो कुछ समुदायों के नेता जो उसको कंट्रोल किए हुए हैं, वो नहीं चाहते कि इंडियन स्टेट या विकास इतना हो जिससे उनका जो प्रिविलेज है वो समाप्त ना हो। वे जो प्रभावशाली स्थिति में बने हुए हैं अभी, ऐसे वो बने रहें। उसके कारण कई क्षेत्रों में वहाँ पर जो है भारतीय का जो विकास तंत्र है वो नहीं पहुँच पा रहा है। मोदी सरकार बहुत प्रयास करके कई स्थानों तक पहुंचा रही है, पर इसके बाद भी वो कठिन है। तो ये 371A और बहुत कुछ और भी नियम है, उसका अर्थ ये निकलता है कि इंडियन लॉज पूरी तरह से, ऑटोनॉमी वहाँ की इतनी ग्रेट है, जो कश्मीर में भी था, सिटीजनशिप के जो लॉज हैं, लैंड ओनिंग की जो लॉज हैं, इंडिया के लॉ सारे लॉ वहाँ नहीं चलेंगे। एक दो नागालैंड में नहीं, ये जहाँ पर 371A है मणिपुर में तो वो मणिपुर में भी है, वो मेघालय में भी, मतलब ये 6 शेड्यूल एक और है, तो 6 शेड्यूल जहाँ पर अप्लाई है। तो जैसे आप वहाँ की भूमि नहीं खरीद सकते, वहाँ जाके आप वहाँ के मेघालय के सिटीजन नहीं बन सकते अनलेस कोई मेघालय की लड़की आपसे विवाह करे, तो वो तब जाके आपको वहाँ पर सिटीजनशिप, आप वहाँ पर कोई बिजनेस खोल सकते हैं, वरना आप बिजनेस भी नहीं खोल सकते हैं। तो इस तरीके कई सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो वहाँ पर जो इंडिया के सारे लॉज हैं वो नहीं चलेंगे। ये 7 स्टेट में है कि कुछ? नहीं, असम में मोस्टली नहीं है, जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनमें है। तो वो अरुणाचल के अंदर हैं, मेघालय के अंदर हैं, कई जो पहाड़ी स्टेट्स हैं उनमें लगभग मोस्टली अप्लाई होता है, लेकिन जो असम है उसमें, और जो प्लेन में जो एरिया है उस पर ये अप्लाई नहीं होता है। तो इस तरीके के 371A और 6 शेड्यूल के कारण बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो सॉल्व नहीं हो सकती। इसका अर्थ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे किसी लॉ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा होगा कि ये पहाड़ है, वहाँ प्रिस्टीन जो प्रकृति है वो बड़ी बिल्कुल अपनी स्वच्छ स्थिति में है, जहाँ पर मनुष्य का बहुत कम उसमें हस्तक्षेप है। और अगर आपने कहा कि कोई भी व्यापारी किसी भी रेट से अगर जो बेचना चाहे उसको खरीद सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है दिल्ली मुंबई का एक व्यापारी आके आधा नागालैंड खरीद ले, क्योंकि वहाँ पर तो भूमि की कीमत ही बहुत कम है। तो इस तरीके से उनको प्रोटेक्ट करना आवश्यक है, परंतु जहाँ पर उनका ही हित रोका जा रहा है कि वहाँ रोड नहीं बनाए देने जा रहे, या कोई अगर खनिज है उसको करके वहाँ पर रोजगार उत्पन्न हो रहा है, ये नहीं अगर करने दिया जा रहा, तो उसमें हमें उसके रास्ते और उसके सोल्यूशन निकालना बहुत आवश्यक है, जो कई लॉज के कारण नहीं हो पाता है। तो ये भी हमें लीगल कह सकते हैं कि थोड़ा रिफॉर्म करना आवश्यक है। आपने कहा जैसा 370 सॉल्व कर दिया, तो ये क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कश्मीर बहुत यूनिडायमेंशनल है जो मुद्दा है। पहली बात तो यह है कि वहाँ पाकिस्तान का इस्लामी उग्रवादी संगठन है, पाकिस्तान का समर्थन है, और हम जानते हैं कि उसमें क्या होगा। आपने 370 हटाया, उसके बाद आप जानते हैं कि क्या होना था। तो बहुत ही एक ही शत्रु से आप सामना कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने 371A ऐसा हटाया, इसलिए उन्होंने स्पष्ट भी किया था, आपको याद होगा कि 370A हटा रहे हैं, पर वो जो उसके अटेंडेंट क्लॉज हैं जो नॉर्थ ईस्ट पर अप्लाई होते हैं वो नहीं हटाए जाएंगे। उन्होंने बहुत, अमित शाह ने ही टुक केयर कि ये सब जाने के ऐसा नहीं। आपने जैसे किया वहाँ, फिर वो 200 जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है कि वो फिर से उसमें खड़ी हो जाए, तो एकदम से पूरा कॉल्ड्रन जो है वो बॉईल करने लगे, तो ये वो नहीं चाहते। तो इसलिए थोड़ा कठिन है, मैं नहीं कहता असंभव है, धीरे धीरे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, परंतु कठिन है उसको सॉल्व करना, इतना आसान नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि मणिपुर की स्थिति और क्या है, तो नागालैंड अब 90% से ऊपर ईसाई है, मिजोरम 90% ईसाई है, ये लगभग उनके, और जो मिजो लोग हैं वो तो ऑलमोस्ट 100% ईसाई हैं। ये जो बाकी का प्रतिशत मैं बता रहा हूँ, ये इंडियन आर्मी, पुलिस और जो मारवाड़ी और जो बिहारी जो बिजनेसमैन है उनकी पॉपुलेशन, मतलब दे आर नॉट मिजोस। इसी तरह नागालैंड में भी है, कोहिमा के अंदर अभी 18% कुछ हिंदू हैं, बट वो नागा नहीं है मोस्टली, वो बिहारी, बंगाली, राजस्थानी, मारवाड़ी, इस तरीके के लोग हैं, और आर्मी और पुलिस की जो फैमिलीज़ हैं वो लोग हैं। तो यहाँ स्टेट में तो सबसे पहले यहाँ पर 1960 के उसमें दशक में चला, वो मैच्योर हुआ, लगभग सब कन्वर्ट हो गए उसमें। उसके बाद वो चीज़ें शांत हो गई, क्योंकि चर्च
जब तक ये सब कन्वर्ट नहीं हुए थे उस राज्य में, तब तक वो इशू को वो उछालते रहे। बट जब सब कन्वर्ट होने के बाद फिर वही शांति दूत बन के आए, राज्य और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बातचीत कराने लगे कि अब शांति हो जानी चाहिए, क्योंकि अब उनका पर्पस सिद्ध हो गया। मणिपुर में ये नहीं हुआ है। मैतेई जो वैली का समुदाय है वो अभी भी लगभग 80-90% हिंदू है। तो मणिपुर की पॉपुलेशन में 41-42% अभी हिंदू हैं। तो वहाँ पर इसलिए सबसे ये लड़ाई जो है सबसे तीव्र चल रही है कि पहाड़ों में सब ईसाई हैं, वैली में हिंदू और मुसलमान हैं। तो एथनिसिटी एक प्रॉब्लम है, मतलब कि वो केवल रिलीजन है ये मुद्दा ऐसा नहीं है, उसमें कुकी और मैतेई का भी झगड़ा है, परंतु रिलीजन इसमें एक फोकस है। क्योंकि मैं आपको घटना बताता हूँ, वैली में जो मैतेई हिंदू हैं जो हमने बात की, उनमें मुसलमान भी हैं, और जो मुसलमान हैं उनको सिंपली बोला जाता है पांगल। पांगल कुछ नहीं है, वो उनकी भाषा में बांगाल को जब वो बोलते हैं तो बा का पा हो जाता है। तो जो बांग्लादेशी मुसलमान 200-300 साल पहले वहाँ आके बसे, वहाँ की लड़कियों से उन्होंने विवाह किया, और अब तो वो पूरी तरह उनके रेस भी उनकी एक जैसी वो हो गई है, वो वहीं के हैं। तो वो, लेकिन वो मुसलमान हैं, उनको वो पांगल बोलते हैं। अब देखिए, अगर आप उनकी भाषा देखें तो वो मैतेइयों की भाषा है, उनकी शक्ल देखें तो आप उनमें कोई अंतर नहीं कर पाएंगे। तो जब वहाँ पर बॉर्डर मतलब ये मणिपुर स्टेट के अंदर बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, दो स्टेट के बॉर्डर की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैतेई एरिया और कुकी एरिया के बीच में। क्योंकि अगर आप इम्फाल से चूरचांदपुर जाएं तो आपको 6 से 7 पुलिस चौकियों पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, नहीं तो आप निकल नहीं सकते अभी भी, और अब तो और स्ट्रिक्ट हो गया होगा उसमें। तो मैतेई जो हैं वो कुकी एरिया में घुस भी नहीं सकते हैं, कुकी मैतेई एरिया में घुस भी नहीं सकते हैं। तो जब मैतेई एरिया से आप ड्राइवर लेके जाएंगे तो मैतेई नहीं आएंगे, पानगल आएंगे। अब वो दिखने में बिल्कुल मैतेई दिखते हैं। तो वो शीशा पुलिस वाला उतारता है, असम राइफल्स का जो सिपाही है वो उतारता है, वो पूछता है कि तुम कौन हो, नाम क्या है। जैसे वो नाम बताता है अल्ताफ खान, तो कहता है जाओ। तो इसमें केवल एक चीज़ उसमें अलग है, उसका धर्म, उसका मजहब, बाकी वो मैतेई ही है। लेकिन क्योंकि मुसलमान है तो मुसलमानों को हर एरिया में जाने का अलाउड है, तो कुकी एरिया में भी जाते हैं और वो मैतेई एरिया में भी जाते हैं। तो बड़ी विडंबना है कि इस समय मणिपुर में अगर आपको हर क्षेत्र में घूमना है तो आपको मुस्लिम ड्राइवर लेके ही घूमना पड़ेगा, क्योंकि वो हर क्षेत्र में जा सकता है। अगर आप कुकी क्रिश्चियन ड्राइवर लेके घूमेंगे तो वो वैली में नहीं आ पाएगा, वैली का हिंदू ड्राइवर लेके घूमेंगे तो वो पहाड़ों में नहीं जाएगा। केवल मुस्लिम ड्राइवर सब जगह चलते हैं। तो यह आपको बताता है कि इट इज़ अबाउट रिलीजन ऑल्सो, ये धर्म के भी बारे में है, नहीं तो उसके भाषा में, उसकी शक्ल में कुछ भी अलग नहीं है, केवल उसका धर्म अलग है, लेकिन उसको जाने दिया जा रहा है क्योंकि वो हिंदू नहीं है। तो यह इशू ऐसा भी है। अब इसमें क्या हुआ कि जो मैंने आपको बताया मणिपुर का इसलिए भी और कॉम्प्लेक्स हो गया, जो मैतेई हिंदू कम्युनिटी है उनको चाइना के, उनके कई सारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को चाइना का सपोर्ट मिला। मैतेई, हाँ, मैतेई को चाइना हर जगह सपोर्ट कर रहा है, तो मैतेई को भी उन्होंने किया। तब उसमें से कुछ जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो उनकी हैं, उन्होंने ये एक राग अलापना चालू कर दिया कि वो इंडियंस नहीं है, मैतेईज आर नॉट इंडियंस, मैतेईज आर नॉट इंडियंस। वो आज भी बहुत बड़े तबके मैतेईज के कहते हैं कि वो इंडियंस नहीं है। उनका आधार भी क्या है, वो कहते हैं कि हमारा तो प्रिंसली स्टेट अलग था, जो हमारे जो मणिपुरी किंग थे ये अलग थे, बड़ी ग्लोरियस वो एरा था, और ये भारत ने हमें ज़बरदस्ती मिला लिया, हम तो चाहते भी नहीं थे। उनका ये ऐसा क्लेम है। तो उसमें कुछ जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट पे उनका डिस्प्यूट है, उस पर विवाद होता है, परंतु वो ये कहते हैं कि हम तो अलग इंडिपेंडेंट हो सकते थे, तो हम इंडियंस नहीं हैं, वी आर मणिपुरीज, वी आर नॉट इंडियंस, तो ऐसा कहते हैं। और चर्च इस गेम को इतना अच्छे से प्ले कर रहा है। जो कुकी क्रिश्चियन 100% क्रिश्चियन है, वो अपनी गाड़ियों पर, घरों पर प्राउडली लिखते हैं वी आर प्राउड इंडियंस, क्योंकि वो 100% कन्वर्टेड है। तो उनका लक्ष्य तो सिद्ध हो गया। उनका ये है कि हम क्रिश्चियन रहें, भले हम इंडियन रहें, बर्मीज इंडिया में रहने में तो और अच्छा है, क्योंकि इंडियन स्टेट इतना पावरफुल है, रिच है, तो वहां से तो और संसाधन मिल रहे हैं, और उनका गोल तो कंप्लीट है। 100% उन्होंने कन्वर्जन अचीव कर लिया कुकी एरियाज में। तो कुकी में वो जबरदस्ती लिखवाते हैं वो उनके उस पर, और वो सी बियॉन्ड ऑल दिस दे आर गुड पीपल। उसमें उनके कुकी के घरों में उनके गया हूँ, मिला हूँ, वो भले लोग हैं। अगर उनको चर्च भड़काती रहती है, परंतु वो बाकी वो भले लोग हैं। तो वो कहते हैं हम प्राउड इंडियंस हैं। और इस गेम को खेलने में अब इंडियन स्टेट का, आर्मी का देखिए क्या दृष्टि रहेगी। अगर आप कोई एक मैतेई हिंदू जो समुदाय वो कह रहे हैं हम इंडियन नहीं है, और कुकी क्रिश्चियन है वो कह रहे हैं हम इंडियन हैं, हम प्राउड इंडियंस हैं, तो स्टेट को तो आप इतना इजी सिंपैथी मैतेई हिंदुओं के साथ नहीं हो पाएगी। तो ये इस लड़ाई में लेकिन थोड़ा चेंज हुआ है। अ लॉट ऑफ देम हैव स्टार्टेड कॉलिंग देमसेल्व्स हिंदू एंड इंडियन, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर हमें मेनलैंड का सपोर्ट नहीं मिला तो हम बिल्कुल अलग थलग हो जाएंगे।
तो ये जो इशू है इससे और गंभीर हो गया और कॉम्प्लेक्स हो गया कि जो हिंदू मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहती हैं कि वो इंडियन नहीं है, और जो क्रिश्चियन हैं वो कहते हैं कि हम इंडियंस हैं। ये मणिपुर के अंदर है। नागास तो नागा क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस तो अभी भी मेंटेन करेंगे वो इंडियंस नहीं है। वो अभी भी अपना इंडिपेंडेंस डे वगैरह अलग मना रहे हैं। हाँ, वो अलग मनाते हैं, और हालांकि आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे। अब तो उनको पता है कि इंडिया से वो स्वतंत्र नहीं हो सकते। दे नो इट वेरी वेल। अगर वो कहेंगे तो उनका आधार एग्जिस्टेंस का ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए वो कहते नहीं हैं। तो उनको भी पता है कि अब वो भारत से स्वतंत्रता, क्योंकि भारत का सबसे खराब जो समय था 70 और 80 के दशक थे, जब हम बहुत कमज़ोर थे, गरीब थे, पूरा विश्व जो है वो आगे बढ़ रहा था, हम बिल्कुल पीछे थे। अब तो हमारी शक्ति बहुत पहले से अधिक हो चुकी है, तो अब तो उनकी स्थिति नहीं है। परंतु मणिपुर के जो कुकी जो लैंड्स हैं वो अपने आप को प्राउड इंडियंस बोलते हैं, और मैतेई, मैं सारे मैतेइयों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ मैतेई जो मैं जिनसे जानता हूँ वो तो बहुत अच्छे से प्राउड हिंदू इंडियन बोलते हैं, परंतु कई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस उनको फोर्स करती हैं उन्हीं की कि तुम इंडियन नहीं हो, ऐसा तुम्हें एक नैरेटिव चलाना है। तो इससे सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। और फिर बर्मा में जो डिस्टर्बेंस होते हैं, उनके मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन लड़ती हैं, तो हर 4-5 साल में वहाँ से नया वेव ऑफ इमिग्रेंट आते हैं। वो जो पुराने कुकीज़ को, तो जो जिनको डिस्प्लेस कर रहे हैं वो भी क्रिश्चियन हैं, वो भी कुकीज़ हैं। तो उसमें बहुत सारे कुकीज़, इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो ओल्ड कुकीज़ हैं, थादाओ हैं, पाइते हैं, जो हैं, फिर ओल्ड कुकीज़, न्यू कुकीज़, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं उनके। तो एक बॉर्डर आपने सुना होगा, बॉर्डर टाउन में मोरे, बहुत प्रसिद्ध है मणिपुर बर्मा का बॉर्डर टाउन। अच्छा। वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ ठीक बॉर्डर पे, मैंने एक बार गूगल मैप पे देख रहा था, एक द्रविड़ गोपुरम, द्रविड़ मंदिर है। तो मैंने कहा मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में द्रविड़ मंदिर। तो फिर मैंने देखा कि बर्मा में जब बर्मा को अलग किया गया और फिर जब इंडिपेंडेंस हुई भारत की, तो बर्मा में बहुत सारी तमिल कम्युनिटी बिजनेसमैन थे। तो जब बर्मा में राइट्स हुए और वो जो तमिल लोग हैं उनको भागना पड़ा, रंगून और बीच में मंदले और ऐसे क्षेत्रों से, तो भाग के इंडिया की ओर आए। और इंडिया में जैसे बॉर्डर पे आए, बॉर्डर पे ही रुक गए, क्योंकि उनका ये आशा थी कि वो वापस जाएंगे बर्मा में। तो वो ठीक बॉर्डर पे रुक गए। एक समय 12,000 तमिल हिंदू, जो बड़े आप कह सकते हैं कि प्रगाढ़ हिंदू, हिस्टॉन्च, वो सारे त्रिपुंड लगाने वाले, वो वहाँ पर 12,000 सीधे 100% क्रिश्चियन एरिया के ठीक बीच में वो तमिल हिंदू बसे हुए हैं। आज वो धीरे धीरे माइग्रेट कर गए हैं, वो तमिलनाडु चले गए हैं, कुछ बर्मा चले गए हैं, वहाँ पर अब कुछ हजार ही बचे हैं, परंतु उनका वो मंदिर है। तो ये मोरे बॉर्डर टाउन था, वहाँ पर बिजनेस बहुत होता था। तो जो बर्मा से और इंडिया का जो बिजनेस है मणिपुर का बहुत होता था, और इलीगल बिजनेस, ड्रग्स भी बहुत वहाँ मोरे में जो ये किए जाते थे, इधर उधर किए जाते थे। अभी ये हुआ है कि ये कुकी और मैतेई राइट्स में, क्योंकि मोरे आता है कुकी लैंड में, तो वहाँ से हर कुकी ये मैतेई को हटा दिया गया है, या तो कुछ मार दिए या उनको भगा दिया गया। सारे मैतेई मंदिर जला दिए गए। मैं वो जले हुए मंदिरों में गया हूँ, जो पूरे जले हुए हैं, गटेड हैं, जो फर्श गिर रहा है। केवल एक मंदिर वहाँ की आर्मी ने रिवाइव किया है, वो थोड़ा सा जो वो पूजा करते हैं, बाकी सारे मंदिर वहाँ चले गए हैं। जो वैली में जो एरियाज़ हैं वहाँ को तो सरकार, जो कुकी चर्चेज़ हैं जो जलाए गए थे इनके प्रतिकार में, उनको तो स्टेट प्रोटेक्ट कर रहा है। और क्योंकि वैली है, इम्फाल है, कैपिटल है, तो वहाँ तो कुकी वापस आएंगे। परंतु जो गांव हैं जहाँ मैतेई थे, वहाँ से सब 100% क्लेंजिंग, एथनिक क्लेंजिंग हो चुकी है। वहाँ एक भी मैतेई नहीं बचा है। तो ये बार बार जो वेव ऑफ अभी जो आया कि न्यूएस्ट वेव ऑफ इमिग्रेंट कुकी वहाँ से आए, उन्होंने पुराने कुकियों को भी डिस्प्लेस किया और मैतेईस को तो किया ही डिस्प्लेस। तो ऐसे बार बार ये स्टेट, ये जो वेव्स आती हैं पोरस बाउंड्री के कारण आती हैं, जिसको हमने कभी सॉल्व करने का प्रयास नहीं किया। नेशन बिल्डिंग की हम बहुत बात करते हैं, पर नेशन बिल्डिंग के बाद भी आज हमको देखिए ये जो इशू हैं, इनको किसी को वहाँ जाना पड़ रहा है ये सब देखने समझने के लिए। भारतीय सरकार ने आज तक ऐसा प्रयास नहीं किया। 2014 के पहले तो बिल्कुल नहीं था। इस सरकार ने बहुत कुछ किया, पर आज भी हर स्टेट में बाकी सारे स्टेट की कल्चरल एम्बेसी होनी चाहिए। जिस प्रकार से हर देश की राजधानी में पूरे विश्व की एम्बेसी होती हैं, आज मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में क्यों एम्बेसी नहीं है बाकी के 27 राज्यों की, जिसकी संस्कृति से, जिनके लोगों से, जिनके भोजन पानी से आपको अवगत कराया जाए। हम उनके बारे में सोचते हैं कि ये तो कीड़े मकोड़े ही खाने वाले हैं। हम समझते हैं कि उनकी लड़कियां इजी हैं, जब वो यहाँ के वेटर या कुछ वो काम करती हैं। तो ये भी बहुत देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ के लोग समझते हैं कि ये तो
इनको छेड़ा जा सकता है, जो कि यहाँ की लड़कियों को छेड़ना थोड़ा कठिन होगा, तो वहाँ की लड़कियों को छेड़ा जा सकता है। तो इस तरीके की ये जो प्रेजुडिस हैं, ये जो पूर्वाभास हैं, इनको दूर करने के लिए भारतीय सरकार ने अभी तक जो नेशन बिल्डिंग का काम है वो किया ही नहीं है अच्छे से। ये जब आप करेंगे तब जाके आपकी उनकी अवधारणाएं जो हैं वो चेंज होंगी। जिस तरह से कई हिंदूवादी भी कहते हैं, कोई भी उत्तर पूर्व का चेहरा देख के कहेंगे चेहरा उनका अलग होता है हमसे, कि अरे ये ईसाई, जबकि आप हो सकता है कि वो मैतेई हिंदू हों और बड़े कट्टर हिंदू हों, बड़े प्रगाढ़ हिंदू हों, बड़े धर्मनिष्ठ हिंदू हों। हो सकता है कि वो खासी कम्युनिटी से, खासी समुदाय से बिलोंग करते हों, जो कि बड़े अपने आप को इंडिजिनस जो अपने देवता हैं उनको पालन करते हैं और हिंदू देवी देवताओं का भी पालन करते हैं। आपने उनकी शक्ल देख के उनको ये कह दिया कि ये तो ईसाई हैं, ये नॉर्थ ईस्टर्नर्स, इस तरह की जो ये टर्म है। तो ये इसका कारण हमने नेशन बिल्डिंग नहीं की, उसके कारण ये है। तो मणिपुर का जो अभी बड़ा जो कॉम्प्लेक्स इशू हो गया, वो भी हमने उसको ढंग से समझा नहीं। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे, जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह जी, तो जो मैंने बताया कि उनके उसमें आंदोलन चले थे कि वो हिंदू नहीं है और इंडियन नहीं है, कुछ कुछ लोग उनके ये कहते थे। तो उसमें से एक ये कहते थे कि हमारे गॉड तो केवल सनामाही है, जो उनके स्थानीय गॉड है, सनामाही पाखंगवा, सनामाही को वो मानते हैं। तो अपने रिलीजन को वो बोलते हैं, धर्म को सनामाहिज्म। तो कहते हैं हम हिंदू नहीं है, हम तो सनामाही ही हैं। और उसमें से मणिपुर में मैतेई बोलते हैं, कुछ मैतेई समुदाय बोलते हैं, जो कि विष्णु और राम इनको हटाने लगे कि ये तो हम पर थोपे गए हैं, हम तो सनामाही की पूजा करते हैं। तो इस तरीके का जो नैरेटिव चला। तो जो बीरेन सिंह जी थे, वो बीरेन सिंह जी ऊपर से तो हिंदू हिंदू बात करते थे, अंदर जो है वो इस तरीके की कई सारी चीज़ें भी कर रहे थे। तो उससे कुछ प्रतिरोध भी आया, कुकियों से प्रतिरोध आया। फिर चर्च ने इसमें ऑफ कोर्स आग में घी डाला और उससे ये बहुत बड़ी समस्या बन गई। तो उसके कारण भी ये है कि केंद्र को ये पता ही नहीं है कि वहाँ ग्राउंड रियलिटी इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में क्या है। हमारे जब तक वहाँ जो ऑब्जर्वर हैं, रिसर्चर हैं, वो जाके जब तक कि सही स्थिति का उनको नहीं बताएंगे, तब तक जो है वो इतना आसान नहीं है उसको सॉल्व करना। तो मेरे अनुसार वो संपर्क स्थापित करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे तब उनको पता चलेगा कि जो हिंदू हैं, क्योंकि चर्च ने उनके मन में बहुत पूर्वाभास भर दिए हैं कि हिंदू तो दुष्ट होते हैं, प्लेन के लोग तो दुष्ट होते हैं, ये आपको ठग लेंगे। जिस तरह से मिजोरम भाषा में दो शब्द हैं, साप और वाय। साप साहब से आया है, वाय भाई से आया है। वाय गाली है और साप प्रशंसा की टर्म है। तो अंग्रेज साहब को तो वो प्रशंसा की टर्म से देखते हैं, और जो प्लेन के लोग हैं वाय भाई, उसको वो गाली की तरह प्रयोग करते हैं। तो बहुत पूर्वाभास उनके मन में भरे हुए हैं। धीरे धीरे जब आप उनसे मिलेंगे तो उनको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से आप मेघालय के जो खासी, जो उनके धर्म पालन करने वाले हैं, जो ईसाई नहीं है, खासी कम्युनिटी में 25-30% जो हैं वो ईसाई नहीं है, और वो अभी भी अपने जो धर्म है उसका पालन करते हैं। तो जब उनके वो अपने वन, जो देव वन है, देव वन का प्रोटेक्शन करते हैं। देव वन के अंदर आप किसी भी एक पत्ते को भी उठा के ले जा नहीं सकते, एक भी पेड़ काट नहीं सकते, किसी जानवर को नहीं मार सकते, जो हमारे यहाँ भी देव वन की अवधारणा है। उनके यहाँ सेक्रेट फॉरेस्ट की अवधारणा है। शिलोंग से दूर मोफलांग करके सेक्रेट फॉरेस्ट जो है, तो उसमें अगर आप अंदर जाएं तो वो पूरा आपको टूर देते हैं। तो मेरा जो टूर गाइड था, तो वो जब ये बताने लगा तो मैंने कहा कि आप न्याम खासी हैं, तो उसको बोले आपको कैसे पता? तो मैंने कहा नहीं, आप ये जो जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये ईसाई तो इस तरह से बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए शैतान की पूजा है। तो फिर उसने बताया कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जितने सेक्रेट फॉरेस्ट हैं, केवल एक ही खुला है लोगों के लिए, 140 से ऊपर है, वो दूसरों के लिए नहीं खुले हैं। तो उसमें हम त्योहारों पर जाते हैं, पूजा करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, और हर वन का एक देवता है, वन देवता, जो उस समय पालकी निकलती है और बाकी सब उसमें जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ यूनिक कल्चर है। मैंने बताया कि हमारे यहाँ भी ऐसी यात्रा होती है, एक मंदिर से पालकी देवता की उठती है, सब तक जाती है। तो तब जब उसने सुना अच्छा हिंदुओं में भी ऐसा होता है, फिर मैंने बताया कि बोले हम प्रकृति पूजक है। तो मैंने बताया कि हम भी प्रकृति पूजक हैं। तो उनको ये पता ही नहीं था, ये ईसाई भी नहीं है, ये वहाँ के इंडिजिनस लोग हैं। लेकिन उनको ये बताया गया कि तुम बहुत अलग हो और हिंदू कुछ बिल्कुल ही अलग रिलीजन है और तुम बहुत अलग हो, जबकि उनका जो धर्म है और हमारा धर्म है बहुत निकट है। जबकि ईसाईयत बहुत ही विचित्र चीज़ है उनके लिए, बहुत ही फॉरेन एलियन है, परंतु कुछ पावर का डायनामिक्स ऐसा उल्टा सीधा रहा कि उससे बहुत तो उनका जो है अनुभव बिल्कुल अलग रहा। तो हम जो संपर्क स्थापित करेंगे, उनको और समझाएंगे अपने बारे में, तो हमको समझ में आएगा कि हम उनके निकट जा सकते हैं और बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। इसमें पंकज जी मेरे मन में एक बात और आ रही है कि अभी हम बात कर रहे हैं मणिपुर की, नागालैंड की, और हमने वहाँ पर देखा कि कैसे इलीगल इमिग्रेंट्स की एक वेव आती है और फिर सब कुछ डिस्टर्ब होता है और वो परपिचुअल हो चुका है, हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। बट ऐसे जैसे मैंने कहा कि देखा जाए तो वहाँ पर 99% जो बाउंड्रीज़ हैं वो विदेशी ही हैं, चाहे बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, चाइना हो, भूटान हो। तो
जहाँ पर हमें सक्सेस मिली है, मान लीजिए मेघालय है या अरुणाचल प्रदेश है, जो कि चाइना से ही सटा हुआ है, लेकिन इतनी अभी समस्या नहीं दिख रही जितनी मणिपुर में दिख रही। तो ऐसे स्टेट्स में हमने बॉर्डर्स पे कैसे, चूँकि आप बता रहे हो कि मेघालय पर भी जो बॉर्डर है वो भी पहाड़ी ही है, एक तरह से आपने रूफटॉप काइंड ऑफ बताया, तो वहाँ पर क्यों, कैसे हमने समस्या सॉल्व की, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं मणिपुर में? हाँ जी, मेघालय में भी कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन अभी शांति है। अरुणाचल में लगभग किसी का कोई वो दबदबा नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत लंबे समय तक भारतीय सरकार ने केंद्रीय शासन रहा था, वो स्टेट बाद में बना है। और हुआ ये कि वहाँ पर चर्च के आने से पहले स्टेट का तंत्र आ गया, हिंदी का प्रचार प्रसार हो गया, तो हिंदी का विरोध अरुणाचल के अंदर बिल्कुल नहीं। आप वहाँ के दूरस्थ गांव में भी जाएंगे, वो इतनी शुद्ध हिंदी, इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं कि हमको हो सकता है शर्म आ जाए उनके सामने। और क्योंकि उनका कारण भी है, अरुणाचल के अंदर 118 भाषाएं हैं एक ही स्टेट के अंदर, एक स्टेट के अंदर 18 मेजर भाषा, और उनके फिर डायलेक्ट्स भी नहीं, सब उनके वो जो है 118 भाषा हैं जो म्यूचुअली अनइंटेलिजिबल हैं, एक दूसरे से बहुत भिन्न है कि वो एक दूसरे से भी बात नहीं कर सकते। अगर बात करना है तो कोई तीसरी भाषा चाहिए जो सबको आए, वो हिंदी वहाँ बनी। नागालैंड के अंदर भी ऐसा है कि 18 भाषाएं, 18 से 19 भाषाएं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक अलग ट्राइब और अलग भाषा है। तो कोहिमा में आंगामी रहते हैं, तो मोकुकचुंग में आओ रहते हैं, जो तेमजे निम्ना अलोंग है, हमारे जो मिनिस्टर हैं वो आओ हैं, वो मोकुकचुंग के हैं, मतलब आओ समुदाय से हैं। जो इनके फीजो रहे हैं, जो इनके फ्रीडम फाइटर, जो पहले इनके नेता रहे हैं, वो आंगामी थे। तो इन नागालैंड में भी ऐसा है। तो नागालैंड ने किस भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि वहाँ चर्च बहुत पहले आ गई थी, तो वहाँ नागामीज, वहाँ असमीज बहुत, क्योंकि नागा अहोम बहुत पहले से उनके यहाँ विवाह भी होते रहे हैं, तो उनका नाते बहुत रहे हैं नागा और अहोम के। तो वहाँ पर असमीज लिंगुआ फ्रैंका बनी, कनेक्टिंग लैंग्वेज बनी। अब असमीज को उसमें उन्होंने कुछ आओ आंगामी जो नागा भाषाओं के कुछ शब्द उसमें से डाल दिए और उसको बोला नागामीज। तो असमीज का नागा वर्जन नागामीज है। लेकिन अब वहाँ इंग्लिश बहुत प्रचलित हो रही है। मिजोरम में एक ही भाषा, एक डायलेक्ट, आइजोल का जो डायलेक्ट है, सबके ऊपर थोपा गया और एक ही भाषा कर दी। तो वहाँ पर तो मिजो और इंग्लिश के अलावा और कोई भाषा नहीं चलती। मिजो हार्डेस्ट है मिजोरम, उसका कारण ये है कि वहाँ एक ही भाषा थोप दी गई। जैसे अभी वो कहते हैं हमारी एक ही भाषा है, एक ही ट्राइब है, लेकिन वहाँ आप जाके मिजोरम में थोड़ा अंदर जाएं, लोगों से पूछें, वो कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है, आइजोल वाले लोगों ने हम पर थोपा है, हम ना मिजो हैं ना हमारी ये भाषा थी, हमारी भाषा अलग है, ये उन्होंने हमारे ऊपर थोपी है। परंतु ऐसा है कि उनका स्टेट, क्योंकि आइजोल का कंट्रोल लगभग 45 से 50% मिजोरम की पॉपुलेशन आइजोल में ही रहती है, एक ही सिटी में रहती है। वो 12-13 लाख हैं, 5 लाख के आसपास, 5-5.5 लाख आइजोल के अंदर रहते हैं। इट्स अ ह्यूज टाउन, हिल टाउन के, हिल स्टेशन के उसमें पॉपुलेशन में बहुत बड़ी, शिमला की 1.5-2 लाख ही है पॉपुलेशन, तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है आइजोल के अंदर। तो मिजोरम में इस प्रकार का, मिजोरम में इंग्लिश ही चलती है। अगर आपको कि एक दूसरे में अगर आपको मिजो नहीं आती है तो इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी। नागालैंड में इंग्लिश के अलावा नागामीज चलती है, परंतु अरुणाचल में हिंदी बहुत प्रचलित हो गई है। तो उसके कारण वो भले ही वो ईसाई भी हों, बट वो कभी ये नहीं कहते कि हम इंडियंस नहीं, वो बड़े प्राउड इंडियंस अपने आप, वो बहुत अफेंड हो जाते हैं, उनको बहुत बुरा लगता है अगर आप उनको ये बोलें कि वो इंडियंस नहीं है। तो ये है। मेघालय के अंदर भी अभी तो शांति है, परंतु मेघालय में बहुत सारे पहले इश्यूज़ रहे हैं, यहाँ तक कि 2000 तक वहाँ शिलोंग के बाज़ार में बहुत फ्रीक्वेंट शूटिंग होती थी मारवाड़ीज़ की और बिहारीज़ की, जो दूसरे मेनलैंडर्स हैं। व्यापारी को मार दिया वहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस ने, इस तरह की बहुत घटनाएं होती थी। अभी वो शांति है वहाँ पे। उसके कारण कई हैं कि जब आप देखें, मेघालय के ऊपर असम है और नीचे बंगाल है, जो अब बांग्लादेश। तो अगर आप चेरापूंजी जैसे वहाँ से उठें, सिलहेट जो उनका नगर है, बहुत बड़ा टाउन है बांग्लादेश का, सिलहेट से ऊपर आएँ 1.5-2 घंटे में आपको चेरापूंजी से 1.5 घंटे में शिलोंग, और फिर 1 घंटे में आप नीचे असम में उतर सकते हैं। तो इनके क्रॉस रोड्स में है। तो हुआ ये कि जब भारत पाकिस्तान हुआ तो बहुत सारे बंगाली हिंदू जो भागे, जो कई त्रिपुरा गए, जो कई बंगाल गए, जो कई दूसरे राज्यों में गए, कुछ हिंदू मेघालय में आए, क्योंकि जो मेघालय के बॉर्डर में थे। तो बॉर्डर मेघालय और बांग्लादेश का बॉर्डर ऐसा है कि मेघालय पहाड़ है, जहाँ पहाड़ खत्म होते हैं वहाँ से बांग्लादेश चालू है। तो वो नेचुरल बाउंड्री इस तरीके की बनी। पर कुछ एरिया तो ऐसे हैं जो बिल्कुल, क्योंकि पहाड़ एकदम से तो ऐसा एक क्लिफ है और ख़त्म हो गया और आगे जाके बांग्लादेश, ऐसा तो है नहीं। तो वहाँ पर ऐसा है कि कुछ एरिया तो फ्लैट ही, जो बॉर्डर पर आते हैं तो बिल्कुल फ्लैट एरिया है। और उसमें कई जगह मैं तो वहाँ बहुत सारे ऐसी स्थित मैं गया हूँ। इंटरनेशनल बॉर्डर का एक रूल है कि कुछ न्यूट्रल जोन छोड़ी जाती है, जो कि इस देश की भी नहीं है, उस देश की भी नहीं है। अच्छा। बाउंड्री हम यहाँ लगाएंगे, दूसरा देश वहाँ लगाएगा, बीच का नो मैंस लैंड होगी। लेकिन नो मैंस लैंड में ऐसा होता है हमेशा, पाकिस्तान के साथ भी ऐसा है। इंडिया ने तो उस रूल को फॉलो किया है,
बट क्योंकि पाकिस्तान घुसने का प्रयास कर रहा है इंडिया में, कोई इंडियन विलिंगली पाकिस्तान में नहीं जाएगा और कोई इंडियन विलिंगली बांग्लादेश में नहीं जाएगा, तो उनको तो बाउंड्री लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम तो उनके अंदर घुसने का प्रयास नहीं कर रहे। तो उनकी तरफ से कोई बाउंड्री नहीं है, सारी बाउंड्री बीएसएफ ने लगाई है और वो अपने एरिया में लगाई। तो वो जो नो मैंस लैंड है वो भी बांग्लादेश का प्रैक्टिकली पार्ट हो गया है। तो उसमें कई जगह तो ऐसा है कि जो रोड जा रही है वो हमने न्यूट्रल जोन में, थोड़ी सी रोड न्यूट्रल जोन में जाती है। तो इंडिया की जो फेंस है, क्योंकि मेघालय में लगभग फेंसिंग पूरी हो चुकी है, सडनली आप फेंस से बाहर निकल जाते हैं। तो मुझे लगा हे भगवान क्या बांग्लादेश में आ गए। तो क्योंकि वो जो खुला जो पूरा हिस्सा है, आप इस चित्र में देख भी सकते हैं कि मैं जहाँ खड़ा हूँ जो ये है पीछे, उसमें कोई बाउंड्री नहीं है और वहाँ पर खुला ये जो नदी है वो बांग्लादेश है। इस तरह का ओपन बॉर्डर है। रात को वो गेट बंद हो जाते हैं, परंतु कई स्थान से आप आज भी उसमें ये सब आ सकते हैं। तो जब ये भारत पाकिस्तान हुआ तो जो बंगाली हिंदू भाग के कुछ मेघालय में भी बसे। अब उनकी दुविधा ये है कि मेघालय पूरा 6 शेड्यूल के अंदर आता है, यानी पूरी मेघालय की लैंड ट्राइबल लैंड है। अच्छा। तो वो गारो, खासी, जंतिया, 3 मुख्य समुदाय हैं और कुछ कुछ छोटे छोटे समुदाय हैं उनके भी हैं। तो बंगाली हिंदू लीगली लैंड नहीं खरीद सकते, लेकिन वो वहाँ हैं, वो कम्युनिटी वहाँ है। तो रेंट पे रहते हैं। रेंट क्या मतलब, वो बसे हुए हैं, बट कभी भी कोई भी उनको कहीं से भी हटा सकता है और हटाते हैं। जो वहाँ की गारो, खासी, कृष्ण, जो जंतिया कम्युनिटी है, उनको कभी भी हटा देते हैं। अब उसमें से क्या होता है, जैसे गारो हिल्स में एक बॉर्डर टाउन है बागमारा। वहाँ पर एक सोमेश्वरी नदी है जो मेघालय से आ रही है, बांग्लादेश के अंदर जा रही है। उस सोमेश्वरी के तट आसपास दोनों तटों पर बागमारा बसा हुआ है, वो टाउन बसा हुआ है। यहाँ बंगाली हिंदू कम्युनिटी बहुत समय से, जब पार्टीशन हुआ था तभी से रहती है, पर वो लैंड लीगली नहीं खरीद सकते, सब लीज पे है, ऐसा ये कहते हैं। तो समस्या ये हुई है क्योंकि वहाँ पर लगभग जो गारोज हैं वो लगभग 100% क्रिश्चियन हैं, और चर्च ये नहीं चाहती कि हिंदू अपने डेड बॉडी उसको क्रीमेट करें, उसको जलाएं, उसका अंतिम संस्कार करें। तो उनको, अपने हिंदुओं को अपने जो परिजन हैं उनके मृत शरीर को जलाने का लिए वहाँ स्थान नहीं है। तो वो क्या करते थे, अभी तक 10 साल पहले तक बांग्लादेश जाकर जलाते थे, क्योंकि बाउंड्री थी नहीं, फेंसिंग थी नहीं। तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके रात को जाते थे और बांग्लादेश में जाके अपने जो अंतिम संस्कार करते थे, दाह संस्कार करते थे अपने मृतों का। पर पिछले 10 वर्षों में थोड़ा ये कड़ा हो गया है। बीएसएफ ने भी बाउंड्री और फेंसिंग बहुत की है, उनकी तरफ से भी वो थोड़े स्ट्रिक्ट हुए हैं। तो वहाँ जाना इतना खतरा है कि आप एक लाश को जलाने जाएं और हो सकता है वहाँ से गोलियाँ चलें और 100-150 लोग और मर जाएं। तो वो बहुत कठिन हो गया है। लेकिन यहाँ पर वो उनको एक छोटे से फ्लैट बराबर भी भूमि खरीदने पिछले 15-20 वर्षों से उनको नहीं दे रहे हैं, जहाँ पर वो अपने लोगों को जला सकें। तो उनकी स्थिति इतनी ख़राब है, जब किसी की मृत्यु होती है तो वो जो मैंने नदी बताई, जो नदी भारत से निकल के मेघालय से निकल के सोमेश्वरी बांग्लादेश में जा रही है, तो इंटरनेशनल बाउंड्री कुछ ऐसी है, नदी बहुत शैलो है और शैलो में बीच में उसके सैंड बैंक्स जो होते हैं वो हैं। तो इंटरनेशनल बाउंड्री कुछ ऐसी है कि नदी यहाँ से ऐसे आ रही है, इंटरनेशनल बाउंड्री ऐसी है, बीच में ये बांग्लादेश का जो सैंड बैंक है वो बांग्लादेश के अंदर है, दोनों ओर भारत है। तो ये रात को तैर कर जाते हैं, डेड बॉडी को लेकर तैर कर जाते हैं, पानी में चलकर जाते हैं, बीच के सैंड बैंक पे जाते हैं जो बांग्लादेश है टेक्निकली, पर वहाँ क्योंकि वो नदी की टेरिटरी शिफ्ट होता रहता है तो वहाँ पर फेंसिंग नहीं है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की टेरिटरी पर जाते हैं, नदी के पानी में से रेत को इकट्ठा करते हैं, उसका ढेर बनाते हैं। जब वो इतना ऊपर हो जाता है उसके ऊपर लकड़ियाँ रखते हैं, वहाँ पर लाश को जलाते हैं, धड़क तक पानी में डूब कर। ये उनकी स्थिति है। तो ये जो समस्याएं हैं भारत की, तो 371A और ये जो 6 शेड्यूल, ये जो सब बातें हैं, जब तक हम इनका समाधान हम नहीं निकालते बहुत अच्छे से, तो ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए हिंदू होना इतना कठिन है। कल्पना कीजिए आपके और मेरे लिए अपना हिंदू होना, उसको बताना, घोषणा करना कितना आसान है। हमें कुछ इसमें खर्चा नहीं करना पड़ रहा, हमारी जान पर नहीं बनाती। पर वो अगर आप सोचिए कि आपके किसी भाई का निधन हुआ और आप उसकी अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते हैं, तो आपको कभी ना कभी तो लगेगा मुझे हिंदू होने की इतनी सज़ा क्यों दी जा रही, मेरी क्या गलती है, केवल मैं हिंदू हूँ यही। और चर्च उनसे बार बार कहती है तुम गाड़ो तो हम तुम्हें खूब सारी लैंड देंगे, जलाने से तो भूत प्रेत आते हैं। तो ये सब समझा दिया वहाँ के जो भोले भाले क्रिश्चियन गाँव वाले हैं, उनकी भी गलती नहीं। चर्च ने उनको बता दिया है कि ये जलाएंगे तो इससे भूत, डीमंस आते हैं और डीमंस आके तुमको परेशान करेंगे, तो वो जलाने नहीं देते और वो भूमि नहीं लेने देते। तो आप सोचिए कि अगर आपके हिंदू होने की सज़ा इतनी मिलती है तो सूनर और लेटर वो कन्वर्ट होंगे, और ये ऑलरेडी उनको इनकरेज कर रहे हैं, क्रिश्चियन बन जाओ, लैंड ही लैंड है, कहीं भी गाड़ो।
पूरा स्टेट जो कि जहाँ की पॉपुलेशन इतनी नहीं है, 30-35 लाख कुछ है, जो आधे से अधिक स्टेट पूरे पहाड़ हैं, खाली हैं, वहाँ पर सोचिए एक चिता बराबर भूमि उन लोगों को, हिंदुओं को नहीं दी जा रही। ये भारत के स्टेट में हो रहा है। और आप सारी मानवाधिकार संस्थाएं क्या शोर मचाती रहती हैं कि यहाँ ईसाइयों के साथ बुरा हो रहा है या मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है, जबकि जो क्रिश्चियन स्टेट्स हैं उनमें हिंदुओं की अगर आप स्थिति देखें उत्तर पूर्व में तो बहुत ही दयनीय है। पंकज जी, ये घटनाएं तो दुखद हैं, और अभी जैसे आपने बताया, और अभी हमने देखा 2 दिन पहले भी मणिपुर से एक घटना हुई, और हमारे साथ एक परसेप्शन बना हुआ है कि कश्मीर में कुछ होता है तो हमें लगता है वो नेशनल कुछ हुआ है, वहाँ पर कोई आतंकवादी बात हुई है। लेकिन ऐसी घटनाएं अगर नॉर्थ ईस्ट में होती हैं तो हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते। हमें लगता है कि हाँ ठीक है, कुछ डिस्टर्बेंस हुई होगी, वहाँ सेना देख लेगी। लेकिन इस तरह की, चाहे आप टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कहें या मिलिटेंट एक्टिविटीज़ कहें, ये कॉन्स्टेंटली आज़ादी के बाद से हो ही रही है। अभी जब हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट भी हो रही हैं भारत में, तो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या करे, या क्या आपको दिखता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट में वो कैपेसिटी या क्या सॉल्यूशन हम ला सकते हैं कि हम ये विश्वास दिला पाएँ जो भी हमारे अपने राज्य हैं कि भारत उनके हितों के लिए काम कर रहा है और वो भारत के साथ रहना उनके लिए बेहतर है? जी, तो काम तो बहुत हुआ है, पिछले 11 वर्षों में बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारा व्यापार वहाँ बढ़ा है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस के समय में उनको ये पता था कि ये कुछ जो नेता हैं हमारे साथ हैं, हमारा काम चल जाता है, तो वो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं थे कि वहाँ पर कोई विकास करें। परंतु भाजपा ने वहाँ बिजनेस बहुत लाया। तो बिजनेस एक टाउन में आप देखिए कि जिनका बच्चा मिलिटेंट बन के हो सकता है कि वो 1-2 साल में मारा जाए, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कोई जॉब ही नहीं, करने के लिए कुछ है ही नहीं, परंतु वहाँ सडनली बिजनेस आ गया, टूरिज्म आ गया, और अब बिना गोली चलाए, बिना एक दूसरे को मारे आपके पास कुछ उपाय है अपनी जीविका अर्जित करने का, तो वो सबको अच्छा लगता है। तो नागालैंड में और भारत के कई, उत्तर पूर्व के कई राज्यों में अब यह हो रहा है, और जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं। बस उसको प्रोटेक्शन मिले स्टेट से, क्योंकि जो आतंकी संस्थाएं हैं और जो उग्रवादी संगठन हैं वो चाहेंगे नहीं कि, क्योंकि उनका जो प्रभुत्व है वो समाप्त होता है, तो वो इस पीस को हटाना चाहेंगे। तो उसको आप रोकें, बिजनेस को बढ़ावा दें, धीरे धीरे उसके बाद थोड़ा उनको ये समझाएं कि हिंदू उनसे बहुत अलग नहीं है, बल्कि उनके जो जीवन जीने का ढंग है, उनके जो देवी देवता हैं उनसे बहुत मिलते जुलते हैं। देवी देवता उनके लुप्त तो हो गए हैं, पर अभी पुस्तकों में हैं कि वो कौन देवी देवता थे, क्या था, कुछ बूढ़े लोग जानते भी हैं। और एक और बहुत नई बड़ी अच्छी चीज़ हो रही है कि अब जो उनकी जेंजी है, नागा जेंजी है, मणिपुरी जेंजी है, मिज़ो जेंजी है, उनको अपने पुराने रिलीजन में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि वो चर्च से थोड़ी सी चिढ़ते हैं कि हमें कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। ये कहते हैं इससे शादी करो, इससे नहीं करो, ऐसा करो, वैसा नहीं करो, संडे को आना ही है, ये उन्हें अच्छा नहीं लगता। और वो कहते हैं कि ये हमको ये जो बताया गया कि हम तो ईविल शैतान के पूजक थे और फिर हम धर्म, इन्होंने हमें मजहब दिया, रिलीजन दिया, ये गलत है। नहीं, हमारे पुराने में बहुत कुछ अच्छाई थी, तो उसमें देवी देवताओं पर भी जा रहे हैं। हमें उनको ये उत्साहित करना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि कैसे उनके देवी देवताओं और हिंदू देवी देवताओं का बड़ा गाढ़ा कनेक्शन है, और वो हम उनको हिंदू बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हिंदू होने का अर्थ तो वैसे भी ये है कि आप कुछ भी किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकते हैं, परंतु उसमें वो हिंदू कहने का भी कोई उनको बाध्य नहीं है। सनातन जो अम्ब्रेला है कि सनातन धर्मों के अंदर एक हिंदू धर्म भी है जो सबसे बड़ी इकाई है, उसमें उनके भी धर्म आते हैं। उनसे उनको अगर अवगत कराएंगे, अवेयरनेस सेल करेंगे, उनके बहुत सारे बच्चे दिल्ली में आके पढ़ते हैं, भोपाल में आके पढ़ते हैं, जयपुर में आके पढ़ते हैं, कॉलेजेस में उनके यहाँ तो बहुत कम है, इतनी सीट्स नहीं है, तो यहाँ आके पढ़ाई करते हैं, यहाँ आके नौकरी करते हैं। तब उनको जाके हमारे जो हिंदू मिशनरीज हैं जो होने चाहिए, जो हिंदू संप्रदाय के जो साधु संत हैं, उनको अप्रोच करना चाहिए कि, और जब वो संकट में हो तो उनकी सहायता करनी चाहिए। उनको राइस बैग बोल के, उनको चिंकी बोल के, ये जो हम उनका अपमान करते हैं, इसको रोकना चाहिए। उनकी बेटियों का, उनकी स्त्रियों का जो हम अपमान करते हैं, उनको नीची दृष्टि से देखते हैं, वो हमको रोकना चाहिए। हमारे साधु जब समझाएंगे हमारे उन लोगों को, तो उनको वो अच्छा लगेगा, उनका सम्मान करेंगे, उनकी मुसीबत में उनकी सहायता करेंगे, और फिर धीरे धीरे उन्हें बताएंगे कि हिंदू धर्म कितना अच्छा है। तो यहाँ पर उनका जो नॉर्थ ईस्टर्न लोग, बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं मेनलैंड में, वो हमारे पहले अप्रोच होना चाहिए कि उनको हम अवगत कराएं बड़े पॉजिटिव वे में, बहुत ही सकारात्मक रूप में, कि हिंदू धर्म की अच्छाई क्या है। उसके बाद वहाँ पर बिजनेस बढ़ाया जाए नॉर्थ ईस्ट में, स्टेट को प्रोटेक्शन दें, स्टेट बहुत इंटरफियर ना करे, राज्य बहुत उसमें हस्तक्षेप ना करे, बस बिजनेस को आने दें। बिजनेस आने से जब उन्हें पता चलेगा, जैसे मैं अब रिमोटेस्ट एरियाज़ में जाता हूँ और वहाँ पर होम स्टेज दिखते हैं,
क्योंकि सरकार ने बहुत अच्छी नीति चलाई है कि 50% बिल होम स्टे क्रिएट करने का सरकार देगी। तो वो सब ने अपने घर में 2 कमरे निकाल के लेट बाथ और अच्छे से बड़ा सुंदर क्लीन बेड, अच्छा सा क्लीन टॉयलेट, बाथरूम, ये सब क्रिएट उन्होंने गीज़र वीज़र लगा के सब तैयार। छोटे छोटे गाँव में भी ऐसे होम स्टेज़ हैं, बहुत सारे गांव में इस प्रकार के होम स्टेज़ हैं, और वो अच्छा चार्ज भी करते हैं, मतलब जैसे 1,500-2 हज़ार इस तरह का वो रहता है उनका कीमत। तो उनके लिए वो बहुत बड़ा व्यापार का साधन है और लोगों को बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके, वहाँ के उनके कल्चर को, उनके फूड को, इनको ये सब एक्सपीरियंस करना। तो इसको और बढ़ावा दिया जाए और धीरे 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 धर्म की और राज्य की जो भारतीय होने की जो महत्व है, भारतीय होने का एक महत्व, वित्तीय महत्व उनको समझ में आ चुका है कि भारत में रहने से बहुत पैसा है, बहुत सब्सिडी मिलती है, बहुत पैसा आता है, बहुत बिजनेस आता है। तो ये तो उनको पता है, परंतु हिंदू धर्म भी, सनातन धर्म भी बहुत अच्छा है। इसके लिए हमें अप्रोच करना चालू करना पड़ेगा और कल्चरल एम्बेसी हर राज्य में बनाना बहुत आवश्यक है कि हम ये जो पूर्वाभास है हमारे हटने के लिए भारत के हर राज्य के अंदर हर बाकी सारे राज्यों की कल्चरल एम्बेसी होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की तो बहुत अच्छी कल्चरल एम्बेसी होनी चाहिए, उनकी संस्कृति सभ्यता के बारे में हम सबको पता होना चाहिए। इससे जो है हमारे जो भेद हैं वो मिटेंगे। दूसरा, यहाँ पर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो वेस्ट जो इंटरवीन करता है, हस्तक्षेप करता है, पश्चिम, वो समाप्त होगा। यूएस और ट्रंप के ने जो भारत को जिस प्रकार से ट्रीट किया है, उसके बाद भारत चीन और थोड़े से क्लोज आए हैं। अगर ये और बढ़ेगा तो हो सकता है चाइना बीच में रोक दे अपनी एक्टिविटी सप्लाई करने की वहाँ के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। उसके बाद आपके पास पूरा अवसर है, पाकिस्तान के जो तंत्र हैं उनको पूरा समाप्त करें और बाकी को पूरा करें। मोदी जी ने उसमें ऑलरेडी बहुत सारे कदम आगे बढ़ाए हैं। ये जो मिजोरम में ट्रेन गई है अभी आइजॉल में, जो बहुत अभी सब वीडियोस में भी आ रहा है, वो कालादान प्रोजेक्ट है कि एक चिकन नेक है, बांग्लादेश से तो अब जा नहीं सकते, उनको समझ में आया, तो बर्मा के एरिया से वो सोचते हैं ऊपर से तो आ गए आइजॉल में, नीचे से वो लाएंगे रेलवे लाइन जो ऊपर आइजॉल तक जोड़ेंगे, जो बर्मा से होते हुए जाएगी। बर्मा परमिशन दे देगा? बर्मा हमारे साथ, आधा में हमारे साथ रहता है, आधे में नहीं रहता, पर वो बर्मा से पश्चिम की शत्रुता भी इसलिए है मोस्टली क्योंकि बर्मा ने कभी भी पश्चिम का जो कह सकते हैं वसाल स्टेट बनने का स्टेटस कभी एक्सेप्ट नहीं किया, ना उसने चाइना का किया, ना उसने पश्चिम का किया। तो बर्मा दे देगा, अभी ऐसा कोई 100% सर्टेन नहीं है, बट ये भारतीय सरकार पूरा ट्राई कर रही है। लेकिन देखिए कि हमारे शत्रु कितने एक्टिव हैं। उसी समय बहुत सारे यूएस NGOs ने, राखी ने, वो जो स्टेट है जहाँ से ये निकलेगा, वहाँ पर फंडिंग चालू कर दी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, जिससे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सब विफल हो जाए जो है। तो हमारे शत्रु भी बिल्कुल एक्टिव हैं, लेकिन ये करेंगे स्टेट के लेवल से, स्तर से ये करेंगे तो उसके लिए उसमें बहुत कुछ अच्छा होगा। नॉर्थ ईस्ट को एक जो चिकन नेक है उसके अलावा भी कई रूप से जोड़ना होगा। एक अच्छी स्कीम वहाँ ये चलती है कि नॉर्थ ईस्ट के 2 नगरों में अगर आपको फ़्लाइट लेनी है तो बहुत सब्सिडाइज्ड होते हैं। अच्छा। जैसे 1400, 1200, 800 रुपये में भी आपको फ़्लाइट मिल जाएंगी कई, एक नगर से दूसरे नगर जाने में, जो कि रियल प्राइस नहीं है। सरकार जो है वो 50-60% बिल फुट करती है। तो यही कुछ तरीके हैं, व्यापार, बाकी स्टेट का प्रोटेक्शन, राज्य की सुरक्षा, व्यापार को बढ़ावा देना और हिंदू धर्म के प्रति उनके मन में सहानुभूति स्थापित करना, जो उनके बच्चे यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, और कल्चरल एम्बेसी क्रिएट करना जिससे कि वो हमारे मन के जो पूर्वाभास है उनके लिए हटे। अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर अभी किसी को जाना हो नॉर्थ ईस्ट की यात्रा पर, नागालैंड या और सुदूर ले लेते हैं, केवल आसाम या मेघालय नहीं, हम त्रिपुरा या उधर, तो जा सकते हैं? मतलब बिल्कुल जा सकते हैं। मैं आपको 4-5 सर्किट भी हाल 1 मिनट 2 मिनट के अंदर बता सकता हूँ। हाँ। त्रिपुरा बहुत ही सुंदर, हमने अन्वेषी का सर्किट भी लेके गए थे। तो त्रिपुरा अगरतला में 14 देवता मंदिर है और जगन्नाथ मंदिर भी है। तो जगन्नाथ मंदिर में विष्णु की, कृष्ण की पूजा होती है, और जो 14 देवता मंदिर है उनके जो देवता हैं, जो उनके लोकल स्थानीय देवता हैं, और उसमें एक लिस्ट लगी है, उन स्थानीय देवताओं को उन्होंने मैप किया है हिंदू देवी देवताओं के साथ कि ये देवता शिव हैं, ये देवता विष्णु हैं। तो ये मार्गी देसी का संबंध कि जो उनके देवता हैं उनको हम नीचे नहीं कर रहे हैं, अपने देवताओं से कनेक्ट कर रहे हैं, दोनों की पूजा कर रहे हैं। तो अगरतला में एक ऐसा मंदिर है। फिर आप वहाँ उदयपुर, जो उनके राजाओं की राजधानी रही थी बहुत समय तक, वहाँ पर एक शक्तिपीठ है, त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ है, जो एक कछुए के आकार की एक पहाड़ी है, उसके ऊपर वो पीठ है, वहाँ पर सारे हिंदू जाते हैं। उत्तर पूर्व में 3 शक्तिपीठ हैं, एक कामाख्या,
एक त्रिपुर सुंदरी, और बहुत कम लोगों को पता है मेघालय के अंदर एक शक्तिपीठ है जयंतिया हिल्स में, जो नर्त्यांग दुर्गा करके शक्तिपीठ है। 3 शक्तिपीठ हैं वहाँ पर। तो त्रिपुरा में ये है। फिर 2 ऐसे स्थान है त्रिपुरा के अंदर, उनकोटी और शाबीमुरा। उनकोटी ऐसा है कि बहुत द्रुह वर्षा वन में आप जाएं, बहुत दूर, बांग्लादेश का बॉर्डर वहाँ से 10, 15, 20 किलोमीटर दूर रह जाता है। वहाँ पर पहाड़ पर हजारों चित्र उकेरे गए हैं शिव, पार्वती, गणपति, विष्णु के, और ट्राइबल आर्ट में। आइकोनोग्राफी हमारे जैसी नहीं है, आइकोनोग्राफी उनकी है। ट्राइबल आर्ट में वो चेहरे जो हैं वो सब बनाए गए। तो उनकोटी ऐसी एक वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होनी चाहिए। फिर उसी से दूर शाबीमुरा है। इसमें आप, ये ऐसा स्थान है, आप घने जंगलों से, घने गांव से होते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं। वहाँ नदी के किनारे आते हैं, गोमती नदी एक वहाँ है। वहाँ आप, नेटवर्क सारा बंद हो जाता है, इंटरनेट तो छोड़िए, वहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं मिलता। आप नाव में जाते हैं, आधे घंटे, ऐसी नदी जो पूरी भरी हुई है, और वहाँ इतना घना वर्षावन है कि स्टीप दोनों साइड्स हैं, और वर्षावन वो जो रेन फॉरेस्ट इट्स प्लंजिंग इनटू द वाटर, इतना घना है। और आधे घंटे आप स्टीमर में, ऐसा लगता है अमेजोनियन पूरी रिवर है अगर आप उसका वीडियो देखेंगे। आधे घंटे आप जाते हैं और अचानक से आपको पत्थर पे बहुत बड़ी विशाल महिषासुर मर्दिनी दिखती है, जो 800 साल पहले उकेरे गए हैं। तो इस तरीके के वहाँ पर जो है वो स्थल हैं, तीर्थ स्थल है हिंदुओं के लिए। त्रिपुरा के अंदर ये, मेघालय में मैंने आपको बताया नर्त्यांग दुर्गा शक्तिपीठ है। मौसिन राम जो कहते हैं वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, चेरापूंजी नहीं रहा, मौसिन राम है जो सबसे अधिक जहाँ वर्षा होती है। वहाँ पर एक प्राकृतिक शिवलिंग है जिस पर करोड़ों साल से जो स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट जो होते हैं ऊपर से अभिषेक हो रहा है। तो अभी वो शिवलिंग बनी है और ऊपर से पानी निरंतर टपकता रहता है, गुफा के अंदर है। वह एक बहुत बड़ा स्थल हो सकता है। वहाँ पर उनकी जो क्रिश्चियन सरकार है उन्होंने पूजा को प्रोहिबिट किया हुआ है। अच्छा, हाँ, कि वहाँ पर कोई फूल नहीं चढ़ा सकते। लेकिन वही हमें इन्हीं विषयों को हमें आगे लाना है कि भारत के अंदर ये कैसा ये आप कर सकते हैं। तो इस तरीके की वहाँ साइट है। अरुणाचल के अंदर ऐसे स्वयंभू शिवलिंग हैं जो 3-4 मंजिल के आकार के स्वयंभू शिवलिंग है जीरो वैली में। जीरो वैली में बहुत टूरिस्ट जाने लगे हैं, म्यूजिक फेस्टिवल होते हैं, आपातानी कल्चर है, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ा शिवलिंग है। इसी प्रकार से लोहित्य जो ब्रह्मपुत्र का जो आरंभ है, वहाँ पर परशुराम कुंड है। पहाड़ों से ब्रह्मपुत्र आ रही है, लोहित आ रही है, और एक मोड़ लेके सीधे प्लेन में वो फैल जाती है, बहुत चौड़ी हो जाती है। वहाँ पर माना जाता है कि परशुराम ने जब अपना फरसा, वो जो हत्या की थी, और उसके बाद जो अपना उसको पाप के लिए धोने के लिए फरसा जब फेंका था, तो वो जिस शिला में जाके अड़ा था वो वहाँ शिला है। और वहाँ जो हरिद्वार में हर की पौड़ी है, इस तरह से वहाँ पर जाके लोग स्नान करते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे मंदिर आ गए हैं, बहुत सारे समुदाय आ गए हैं। यहाँ तक कि नागालैंड और मणिपुर में जो 100% क्रिश्चियन एरियाज़ हैं, वहाँ ऐसे ऐसे पेड़ हैं जिनको कहते हैं कि यहाँ से नागा लोगों का ओरिजिन हुआ, यहाँ से तांखुल लोगों का उत्पत्ति हुई, और उस पेड़ को वो आज भी बचाए रखते हैं। चर्च बहुत चिढ़ती है इस बात से, पर अगर उस पेड़ को उन्होंने चर्च ने छुआ तो वो चर्च जानती है कि चर्च के विरोध में रिवोल्ट हो जाएगा। तो उस पेड़ की आज भी वो पूजा करते हैं। अगर एक डंगाल टूटती है तो वो 3 दिन तक उपवास रखते हैं। उसको वो मानते हैं कि किसी की मृत्यु हुई है। ज़ेना उसको बोलते हैं, ज़ेना मतलब प्रोहिबिशन जो का पीरियड है। जो मरने में जो रिचुअल होते हैं, उस तरह के रिचुअल कई होते हैं, वो उस पर शोक मनाते हैं। वो एक एक पत्ता, एक एक डंगाल उनके लिए इतनी पवित्र है। ऐसे स्थानों पर सारे हिंदू जो सेक्रेट फॉरेस्ट है मेघालय के और पूरे उसमें, ऐसे स्थान पर हम जा सकते हैं। मणिपुर इतनी सुंदर, मेरे अनुसार भौगोलिक दृष्टि से, मैं आज तक जितने स्थान में गया हूँ, मणिपुर से सुंदर कोई प्लेस इस विश्व में नहीं। आप वैली में खड़े हुए, चारों ओर जो आपको पहाड़ियाँ दिखेंगी, प्रिस्टीन लेक्स, प्रिस्टीन रिवर, प्रिस्टीन माउंटेन्स, इतना सुंदर है कि अगर आप पर्यटन के रूप से भी जाएं तो भी बहुत है। मणिपुर के कई शक्ति केंद्र हैं, वहाँ पर मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पर आपको जाना, कई पहाड़ियाँ हैं जो बड़ी सेक्रेड हैं, वहाँ पर जाना बहुत अच्छा है, बहुत आवश्यक है। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे स्थल हैं जो पूरे उत्तर पूर्व में जा सकते हैं। वह इतना सुंदर है कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। वहाँ पर आपको संस्कृति के बारे में भी सीखने को मिलेगा, प्रकृति बहुत सुंदर मिलेगी, लोग बहुत अच्छे मिलेंगे। तो मेनलैंड इंडिया को, वहाँ पर भारतीयों को, हिंदुओं को अधिक से अधिक जाना चाहिए। तो जिस तरह से आपने नॉर्थ ईस्ट पर काम करना शुरू किया है, तो और ऐसे पॉडकास्ट के माध्यम से, आपकी किताब के माध्यम से, आप जो यात्राएं वहाँ कर रहे हैं, आपकी पर्सनल जो एक डायरी बन रही है, कुछ फ़ोटो शेयर कीजिएगा, हम इस पॉडकास्ट में लगाएंगे। सब एक साथ मिलकर जो भारत है और जो भारत जिस तरफ आगे जा रहा है, उसमें एक प्रेम सूत्र में, प्रेम से ही सब होगा, और प्रेम से ही कश्मीर का इशू भी सॉल्व हो जाएगा, प्रेम से ही इधर नॉर्थ ईस्ट का भी जो इशू है वो भी सॉल्व हो जाए। इसी कामना के साथ हमारी टीम
आपका आभार व्यक्त करती है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस पॉडकास्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। जी, बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए कि इस सारे विषयों पर ये चर्चा कर सकें। नमस्ते। नमस्ते।